अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ अंकबूत का 17th एपिसोड का 3rd पार्ट लेकर, और इसकी मुसन्निफा है नूर राजपूत। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके एपिसोड बता देती हूँ कि इसके 22 या 24 एपिसोड होने वाले हैं जो राइटर ने बताए हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं किए हैं। तो देखते हैं राइटर कितने एपिसोड में कंप्लीट करती हैं। और ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। मनार के शीशे की मीटिंग रूम में एक बर्फानी खामोशी तारी थी, जिसे सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की बेरहम टिक टिक तोड़ रही थी। वो बड़ी सी महोगनी की मेज के पीछे चमड़े की कुर्सी पर बराजमान थी। उसकी आंखों में एक ऐसी तल्ख और सर्द मेहरी थी जो सामने खड़े दो वजूदों के अंदर तक उतर रही थी। उसके सामने रानिया और दानियाल खड़े थे। रानिया कस्टमर केयर डिपार्टमेंट की एक ज़हीन लड़की थी और दानियाल सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक शौक वो चंचल नौजवान। मनार का असूल अटल था। यहाँ पेशवराना हदूद से तजावर करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ज़ाती ताल्लुकात खासकर अफेयर्स सख्त ममनू थे। रानिया का सर झुका हुआ था, उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे और चेहरे पर ननाबत और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। वो एक मिडिल क्लास घराने की बेटी थी, जहाँ इज्जत और साखी सबसे बड़ा सरमाया होती है। इसके बरक्स दानियाल के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस एक हल्की सी बेजारी थी, जैसे उसे किसी गैर जरूरी मीटिंग में बुला लिया गया हो। उन दोनों का अफेयर चल रहा था। हर कंपनी में कुछ मुखबरी होते हैं जो पूरे ऑफिस की खबर मैनेजमेंट तक लाते हैं। अब चाहे ये मुखबर स्वीपर हो या फिर ऑफिस बॉय, लेकिन खबर अंदर तक जरूर पहुंच जाती है, और इनकी भी पहुंच चुकी थी। फजल ने एक तवील खामोश लम्हे तक उन दोनों को अपनी तेज नजरों से परखा, फिर उसने रानिया को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए अपनी नजर बराह रास्त दानियाल पर गाड़ दी। क्या तुम इससे शादी करोगे? सवाल इतना गैर मुतवक्का और बराह रास्त था कि दानियाल एक लम्हे के लिए चौंक गया। रानिया ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक लरजती हुई किरण जागी। वो एक ऐसे मुतवस्त तबके से थी जो अपनी हदूद जानती थी, मगर जब एलिट क्लास के चाहने वाले जो रास्तों से दिल में उतरते हैं तो लड़कियां जानते हुए बूझते हुए भी नजरअंदाज नहीं कर पाती। वो खुद उस आग के दरिया से गुजर चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि जो नुकसान उसने उठाया वो कोई और उठाए। सॉरी, दानियाल ने इस तरह पूछा जैसे उसने सुना ही ना हो। उसके लहजे में निटाई थी। फजल ने अपनी कोहनियां मेज पर टिका दी। उसकी आंखें 1 इंच भी नहीं झुकी। मैंने पूछा, क्या तुम इस लड़की से शादी करोगे? रानिया की तमाम तवज्जो दानियाल के चेहरे पर मरकूज थी। वो उसके बदलते तासुरात, उसकी आंखों में उभरने वाली झंझलाहट को पढ़ रही थी। उम्मीद की वो कांपती हुई किरण बुझने लगी। ऑफ कोर्स मैडम। कब? जब वक्त आएगा शादी जरूर होगी। अभी क्या मसला है? फजल ने फौरन पूछा। दानियाल सटपटाया। उसने एक चोर नजर रानिया पर डाली जो उसे पथराई हुई आंखों से देख रही थी। अभी मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। हम अभी छोटे हैं, कैरियर बनाना है। ये वही घिसे पिटे जुमले थे जो हर हजार लड़कियों ने सुने थे। फजल ने एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट दी। कोई मसला नहीं, मंगनी तो हो सकती है, शादी बाद में कर लेना। क्या तुम आज शाम इसके घर रिश्ता लेकर जा सकते हो? मैं तुम्हारे वालिदैन से खुद बात कर लूंगी अगर तुम चाहो तो। दानियाल का मुंह हैरत से खुल गया। रानिया ने खामोशी से अपनी नजरें जमीन पर गाड़ दी। उसे अंदाजा नहीं था कि फजल इस मामले को इस तरह कुरे देगी। मैडम, अभी तो मुमकिन नहीं है, दानियाल ने आखिरकार नजरें चुराते हुए कहा। फिर कब मुमकिन होगा? फजल का लहजा अब भी सपाट था। दानियाल खामोश रहा। वो एक ऐसे अमीर घराने का चश्मो चिराग था जो अगर चाहता तो आज ही सब कुछ हो सकता था, मगर फजल जानती थी कि यह कभी मुमकिन नहीं होगा। उस खामोशी ने हर जवाब दे दिया था। अब फजल का रुख आहिस्ते से रानिया की तरफ मुड़ा। उसका लहजा अब भी सख्त था, मगर उसमें गुस्से की बजाय एक अजीब सी अफसरदगी शामिल हो गई थी। तुम्हें क्यों लगा कि अपनी पहचान अपनी मेहनत से बनाई गई जगह को दांव पर लगाकर इस रास्ते पर चलना जरूरी है? रानिया ने कपकपाते हुए सर उठाया। मैडम, जब एक मिडिल क्लास लड़की घर से नौकरी के लिए निकलती है तो वो सिर्फ अपनी जात की जिम्मेदारी नहीं होती, वो अपने बाप की भरोसे, अपने माँ की दुआओं और अपने भाइयों के मान का अमानत साथ लेकर चलती है। क्या तुम ये जानती थी? रानिया की सिसकियां बुलंद हो गई थी। वो अब रो रही थी। मोहब्बत बुरा नहीं है रानिया, मगर मोहब्बत के नाम पर अपनी इज्जत नफ्स को बेच देना सबसे बड़ा गुनाह है। उसके लहजे में असियत थी, ऐसी असियत जो शायद कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस लड़के के लिए ये एक वक्ती तफरी है, एक किस्सा जो दोस्तों में सुनाकर भुला दिया जाएगा, मगर तुम्हारे लिए ये बदनामी का वो दाग बन सकता है जो तुम्हारी आने वाली पूरी जिंदगी को धुंधला दे। रानिया का सर मजीद झुक गया। तुम्हारा घर एक कांच का सा घर है, जरा सी ठेस उसे तोड़ सकती है। उसका घर पत्थर का किला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वो कुर्सी से उठी और चलती हुई रानिया के करीब आकर खड़ी हो गई। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पढ़ा था ना? इसने रानिया से पूछा, जिससे सिसकते हुए अस्पात में सर हिलाया। इसने साफ साफ लिखा था कि यहाँ किसी भी किस्म के अफेयर्स अलाउ नहीं हैं। क्लास फेलोज को क्लास फेलोज और कलीग्स को कलीग्स ही रखना चाहिए। इन ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा नहीं होना चाहिए। वो सांस लेने को रुकी। क्या तुमने एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर तुम यहाँ से निकाली जाओगी तो इस वजह से मुझ जैसी औरतों को बाकी मिडिल क्लास लड़कियों के लिए असूल मजीद सख्त करने पड़ेंगे? तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी इन साथी लड़कियों पर भी शक किया जाएगा जो सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ना चाहती हैं। तुमने सिर्फ अपना नहीं, उन सब का नुकसान करने की कोशिश की है। मैडम, ये हमारा ज़ाती मामला है। दानियल की आवाज़ सुनाई दी। वो वापस दानियल की तरफ मुड़ी, जिसके चेहरे पर गुस्सा और तस्दीक के तासुरात थे। तुम्हें लगता है ये तुम्हारा ज़ाती मामला है? यस, ये हमारा पर्सनल मैटर है। आपको नहीं। फजल ने उसकी बात काट दी। जब तुमने कंपनी का असूल तोड़े तो ये मेरा मामला बन गया। जब तुमने एक लड़की के जज्बात और उसकी इज्जत को खेल समझा तो ये मेरा मामला बन गया। और सबसे बढ़कर जब तुम मेरे सामने खड़े होकर ढिठाई और बदतमीजी दिखा रहे हो तो ये मेरा मामला बन गया है। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। सिक्योरिटी को मेरे ऑफिस में भेजो। फिर उसने दानियल को देखा। तुम्हारा अफेयर इस कंपनी में तुम्हारा आखिरी दिन नहीं है। तुम्हारी ये ढिठाई है। यू आर फायर्ड। अभी इसी वक्त अपनी चीज़ें लो और यहाँ से निकलो। दानियल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर फजर की आंखों में उसे सिर्फ फैसला नजर आया। सिक्योरिटी गार्ड अंदर दाखिल हुए और दानियल को इशारा किया। वो गुस्से से पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। उसने हकारत भरी नजर रानिया पर डाली थी जो शर्मिंदा नजर आ रही थी। आप कमरे में सिर्फ फजर और सिसकती हुई रानिया रह गई थी। मैडम प्लीज़, मुझसे गलती हो गई है, सॉरी। वो रोते हुए ज़मीन पर ही बैठ गई थी। मैंने उसका भरोसा किया। मुझे लगा वो सच में मुझसे मोहब्बत। फजल ने उसे देखा। उसकी आंखों की सख्ती में अब दर्द की एक झलक थी। उसने मेज से पानी का गिलास उठाया और रानी के आगे किया। उठो, उसने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा। आंसू बहाने से नुकसान पूरा नहीं होता। आज जो सबक सीखा है उसे जिंदगी भर याद रखना। तुम्हारी पहचान तुम्हारी मोहब्बत से नहीं, तुम्हारे काम और तुम्हारी खुददारी से है। वो उसे देख रही थी। मैं दूसरा मौका नहीं देती मगर तुम्हें दे रही हूँ। जाओ अपना काम करो और आइंदा किसी को इतनी इजाज़त मत देना कि वो तुम्हारी कीमत लगा सके। रानी ने कांपते हुए हाथ से गिलास थामा और उठ खड़ी हुई। उसने आंखों में आंसू के साथ साथ एक नई समझ की रोशनी भी थी। वह खामोशी से सर झुकाए ऑफिस से बाहर निकल गई और फजल ने वापस कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर ली। ऐसे मंजर उसे हमेशा तकलीफ में मुब्तला कर देते थे। अगर दानियल संजीदा होता तो बात अलग थी, मगर ग्लास वॉल से बाहर नजर आते हॉल में सोफे पर फलक और वली बैठे थे। दोनों की नजरें उसी पर जमी थी। पूरा वाक़या उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। फलक की आंखों में सताइश थी जबकि वली की आंखों में सुर्ख थी। नींद पूरी न होने की वजह से वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था मगर फिर भी एक्टिव था। रईस हेड ऑफिस में घुसने वाले वो दो अफराद एक मुंजम डेकेड ग्रुप के अफराद थे जो अब अरूजा के कब्जे में थे। वह उन्हें देख लेती और वली फजर को देख रहा था। कोई हर हादसे को कैसे इतने अच्छे से हैंडल कर सकता है? फलक ने फजर को देखते हुए वली से पूछा। वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। वही जो हर हादसे से गुजरा हो। क्या हर हादसे से गुजरना जरूरी है? उसके अगले सवाल पर वली ने कंधे उचका दिए। कुछ देर बाद फजर मीटिंग रूम से बाहर निकली तो वो दोनों उठकर उसकी जानिब बढ़ गए। फजर मराज के नाम रूही की तरफ से। हेलो फजर आपी, कैसी हैं आप? उम्मीद है अच्छी होंगी। मैं रूही हूँ, आपकी सबसे बड़ी फैन। मुझे पता है आप सोच रही होंगी कि इस वक्त मुझे क्या हो गया है कि मैं आपको इतनी लंबी ईमेल भेज रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरा दिल चाह रहा था आपसे बात करने का। काफ़ी दिन हो गए आपसे मिले हुए। घर वाले तो मुझे अब आउटडोर से इंडोर ही कर चुके हैं, जैसे कोई पौधा हो जिसे धूप से बचा कर रखना हो। अब क्या करूँ, ये कमबख्त बीमारी भी ऐसी ही है कि बंदा जरा सा छींक भी दे तो सब परेशान हो जाते हैं। और फिर ये कीमोथेरेपी, ऐसा लगता है मेरे अंदर एक पूरा केमिस्ट्री का लैब चल रहा है। कभी पीले रंग की दवाई, कभी लाल रंग की दवाई, कभी सब। बस मजे की बात यह है कि मैं अब एक जिंदा तजुर्बा गा बन चुकी हूँ। आज मैं आपको एक नई बात बताने वाली हूँ, मकड़ियों के बारे में, जो मुझे हाल ही में पता चली है। पिछले हफ्ते मैं एक डॉक्टर से मिली थी। वो भी मेरी तरह मकड़ियों की बहुत बड़ी फैन है। उन्होंने बताया कि कुछ मकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो अपने जाल में वाइब्रेटिंग सिग्नल्स भेजती हैं, यानी वो तारों को इस तरह हिलाती हैं जैसे कोई गिटार बजा रहा हो, ताकि उन्हें पता चले कि जाल में कौन फंसा है।
कोई कीड़ा या कोई और मकड़ी। सोचें कितना सही निज़ाम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी कंपनी में सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेकर चलती हैं और हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। मुझे लगता है आपकी स्ट्रेटेजी भी मकड़ियों ही जैसी है, खामोशी से सब कुछ कर जाती हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। और अब आते हैं मिस्टर स्कार पर, मेरा मतलब है आपका पीए। मुझे कल नर्स ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में जो नया डॉक्टर आया है वो बहुत हैंडसम है और उस पर सबको क्रश हो रहा है। ये सुनकर मुझे फौरन मिस्टर स्कार की याद आ गई। मुझे पता है वो आपकी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन क्या उन पर भी किसी को क्रश हुआ है? मुझे लगता है वो बहुत पुरअसरार किस्म के इंसान है, कोई तो लड़की होगी जिसे उन पर क्रश होगा। बस आपसे पूछना था क्योंकि आप उनके साथ हर वक्त होती हैं, मेरा मतलब है आप उनके साथ काम करती हैं। अब आते हैं असल बात पर, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत से ये ईमेल लिखी है। आपके भाई, मेरे भाई सफदर भाई की मंगनी होने वाली है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, सफदर भाई की मंगनी, और आपको इसमें आना है। मुझे पता है आप इनसे नाराज हैं, लेकिन जरा सोचें अगर आप नहीं आएंगी तो कैसा लगेगा। सफदर भाई की शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे किसी ने उनसे सारे पिज़्ज़ा छीन लिए हों। मैं जानती हूँ आप दोनों के दरमियान कुछ बिजनेस पार्टनरशिप वाले मसले चल रहे हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ही सब भूल जाएं, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ रूही के लिए। मैं वाकई आपको बहुत याद कर रही हूँ। और सफदर भाई की मंगनी पर अगर आपको उन्हें तंग करना हो तो मैं आपके साथ दूंगी। हम दोनों मिलकर उन्हें खूब परेशान करेंगे, जैसे हम दोनों ने बचपन में किया था। सफदर भाई की मंगनी के लिए सब घर वाले पागल हुए पड़े हैं। अम्मी तो हर चीज़ को चेक कर रही हैं जैसे कोई फैशन शो हो, और सफदर भाई वो तो ऐसे खुश हैं जैसे उन्होंने कोई ओलंपिक का मेडल जीत लिया हो। मुझे तो लगता है ये उनके लिए नया चैलेंज है। अब देखते हैं वो कैसे अपने मंगेतर को डील करते हैं। वैसे मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ, आपको आना है। सफदर भाई आपको देखकर ही थोड़ा शरीफ हो जाएंगे, और अगर आप आएंगी तो हम दोनों मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाएंगे ताकि उन्हें सबके सामने थोड़ा सा शर्मिंदा किया जा सके। मैंने तो पहले ही कुछ आइडियाज सोच रखे हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, वरना आप कहती फिरेंगी कि रोहित ने तो पूरा किताब ही भेज दी। बस एक बात है, आप आइएगा ज़रूर, चाहे जितनी भी मुश्किल हो, क्योंकि आपके बगैर ये फंक्शन बिल्कुल फीका लगेगा। मैं वादा करती हूँ मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, सिर्फ दूर से आपको देखती रहूँगी और ये सोचती रहूँगी कि मेरी आइडियल कितनी खूबसूरत है। खैर, बहुत हो गया, अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। आपकी सबसे बड़ी फैन रूही, जो अब भी मकड़ियों की खुफिया जिंदगी पर तहकीक करती है और मिस्टर स्कार की क्रश कहानी जानना चाहती हैं। जब लैपटॉप की खुली स्क्रीन पर नजर आई, ईमेल पढ़ रही थी। आखिर तक पहुंचते पहुंचते बेसाख्ता हंसी। रूही की बातें ही ऐसी थी। अलबत्ता एक चीज ने उसे परेशान किया था। सफदर मंगनी कर रहा था, यकीनन जरका से, मगर उसने नहीं बताया था और फजर अब पूछना भी नहीं चाहती थी। उसने वॉल क्लॉक पर नजर डाली तो शाम के 6 बज चुके थे। 7 बजे उसकी रईस के साथ मीटिंग थी। सारे अहम पॉइंट्स उसने बना लिए थे, अब बस मीटिंग के लिए निकलना था। उसने कुर्सी से उठते हुए वली का नंबर मिलाया। दूसरी जानिब कॉल उठा ली गई। मेरे ऑफिस आए, 3 लफ्जों का जुमला अदा करते उसने फोन बंद कर दिया। दिन भर की थकान उसके कंधों पर बोझ बन चुकी थी, लेकिन रूही की ईमेल ने जैसे उसका बोझ हल्का कर दिया था। उसकी हंसी और मासूम जिद ने फजर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर दी थी। वो कुर्सी पर अपना बड़ा ब्लेजर उठा रही थी जब दरवाजा खुला और वली अंदर दाखिल हुआ। वो उस वक्त एक सियाह खुली स्कर्ट के ऊपर कॉलर वाली सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहने हुए थी। उसके घने बाल खूबसूरती से जूड़े में बंधे हुए थे और कानों में चमकते सफ़ेद टॉप्स हीरे के मोतियों जैसे जगमग जगमग कर रहे थे। जैसे ही वली अंदर आया उसने ब्लेजर पहन लिया। उसके मजबूत कंधे उसमें बिल्कुल फिट लग रहे थे। हमें अभी चलना है, आज मेरी रईस के साथ मीटिंग है, उसने कहा और फिर झुककर मेज के खाने से एक फाइल निकालने लगी। उसकी आवाज़ में वही मध्यम खुद एतमादी थी जो उसकी शख्सियत का खासा थी। ये सुनते ही वली जैसे साकित हो गया। उसका चेहरा एक पल को खाली नजर आया। फजर अपनी फाइल में मसरूफ थी। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। उसे क्या खबर थी कि उसने चंद अल्फाज ने वली के अंदर तक तूफान बर्पा कर दिया था। नहीं, वो दोनों मियां बीवी थे और ये बात रईस औरंगजेब को पता नहीं चलनी चाहिए। रईस के सामने उनके रिश्ते का जिक्र यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना था। अगले ही लम्हे वो तेजी से फजर की जाने बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि फजर को संभलने का मौका नहीं मिला। वली ने उसके करीब पहुंचकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। फजर ने हैरानी से उसे देखा। क्या कर रहे हो? फजर के लहजे में एक अचानक सड़पन उतर आया। उसकी आंखों में चमक की जगह हैरानी ने ले ली थी।
वली का चेहरा परेशानी से सफेद पड़ रहा था। उसकी आंखों में एक खौफ सा था। हमारे रिश्ते के बारे में बिग को पता नहीं चलना चाहिए। आप उनसे जिस भी काम से मिले, मगर प्लीज इस राज को राज रखिएगा। उसकी आवाज में एक इल्तिजा थी, एक उजरत जो फजल ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें इस निकाह के बारे में बताने जा रही हूँ? फजल ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वली की गिरफ्त मजबूत थी। उसकी आवाज में एक चुभता हुआ तंज था। रिश्ते मेरे काम पर असरअंदाज नहीं होते। ये आपके काम पर शायद असरअंदाज ना हो, लेकिन मेरी पोजीशन पर हो सकता है, वली ने नरमी से कहा, लेकिन उसकी आंखों में इल्तिजा बढ़ती जा रही थी। बिग भी नहीं जानते हमारा रिश्ता क्या है, और मैं नहीं चाहता उन्हें पता चले। क्यों, तुम उनसे डरते हो? वो तंजिया बोली। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। हाँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता, बस आप उन्हें नहीं बताइएगा। यानी वो भी छुपा कर रखना चाहता था। वो उसे देखे गई, फिर इस्तेजाइया से हंसती। उस हंसी में असलियत भी थी। मैं रिश्तों को कारोबारी में नहीं लाती, तुम मेरे पिए हो और बस। जानता हूँ, मगर फिर भी उनके सामने ये राज ही रख लीजिएगा प्लीज। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि फजल एक लम्हे के लिए रुक गई। वो जानती थी कि वली कभी भी इतनी परेशानी जाहिर नहीं करता जब तक कोई वाकई अहम बात ना हो। उसने वली की आंखों में देखा, जहाँ खौफ के साथ एक और जज्बा साया भी था। वो उसकी हिफाजत करना चाहता था, उसे किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहता था। फजल ने नीचे अपने हाथों की जानिब देखा जो वली के हाथों में थे, और वो उन्हें किस इल्तिजाई अंदाज में थामे खड़ा था। उस लम्हे वो करीब था। उसके क्लोन की महक फजल के सारी कीमती खुशबू को मात दे रही थी। वो महक जो हमेशा फजल के हवासों पर छा जाती थी, उस वक्त उसका जहन भटका रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी कशमकश जारी थी, वली के करीब और उसकी परेशानी का एहसास। हाथ छोड़ो मेरे, उसने सर्द सपाट लहजे में कहा। फजल के अंदर का सख्त मिजाज अभी भी वली के सामने झुकने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके आंखों में एक नरमी आ चुकी थी। वली जैसे किसी ट्रांस से बाहर निकला। उसने एक नज़र अपने दोनों हाथों में फजल के हाथ देखे और फिर उन्हें छोड़ता हुआ पीछे हट गया। उसके चेहरे पर खफीफ सी शर्मिंदगी और परेशानी का इम्तिजाज था। कहीं वो उसे मनार में ही दफन न करते। फिर चंद लम्हों बाद वो दोनों मनार की लंबी राहदारी में चल रहे थे। दराज कद फजल के साथ उसका हैंडसम पिया। जब भी वो साथ चलते थे, एक दूसरे को मुकम्मल कर देते थे। वो दोनों एक दूसरे के बरक्स होने के बावजूद एक साथ एक ऐसी तस्वीर बनाते थे जो देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। और इस पर भी कई नजरें ने पलट पलट कर उन्हें देखा था। शाम का सूरज लहू रंग शायर बिखेरता लाहौर की उफक पर डूब रहा था। रईस होटल के वसी छत पर नस्ब नफीस मेज कुर्सियां अभी मेहमानों के मंतजर थी। फजल अपने मखसूस अंदाज में एक तरफ खड़ी शहर के बदलते रंगों को देख रही थी, जब के वली उसके करीब कुछ फासले पर खड़ा अपने फोन पर मसरूफ था। आने का सफर खामोशी से कटा था। वली ने मजीद कोई बात नहीं की थी। दोनों वक्त की पाबंदी के आदी थे और रईस की आमद से कभी पहुंच चुके थे। फिर दरवाजे पर रईस नमूदार हुआ, अपनी पुरएतमाद चाल और पुरकशिश शख्सियत के साथ। उसके पीछे उसका जीएम मुराद आलम। वो किसी जमाने में उसका पीए था, मगर अब जीएम बन चुका था। उस शाम भी रईस ने गहरे सियाह रंग का इंतखाब किया था, जो उसकी वलोला अंगेज शख्सियत को मजीद नुमाया कर रहा था। उसने ब्रोनी ब्रांड की एक नफीस सिंगल ब्रेस्ड सूट की जैकेट पहन रखी थी। जैकेट के नीचे टॉम फोर्ड की एक क्रिस्प सियाह ड्रेस शर्ट थी, जिसके कफ पर उसके नाम का इब्तदाई हर्फ लिखे थे। उसकी टाई भी सियाह थी, जॉर्जियो अरमानी की, जिस पर हल्का सा गैर नुमाया सा डिज़ाइन बना था। उसके ट्राउज़र भी ब्रोनी कोचनेली के ही थे, बेहतरीन फिटिंग के साथ, जो उसकी स्मार्ट लुक को मुकम्मल कर रहे थे। पाँव में उसने जॉन लॉब के सियाह ऑक्सफोर्ड शूज पहन रखे थे, जिनकी चमक दूर से नजर आ रही थी, जो उसकी आला ज़ौक़ की अक्कासी कर रहे थे। उसके बाएं हाथ की कलाई पर रोलेक्स सबमरीनर की एक क्लासिक घड़ी बंधी हुई थी, जिसकी मजबूत साख्त और खूबसूरत डिज़ाइन उसकी शख्सियत पर खूब जच रही थी। उसकी उंगलियों में कोई जेवर नहीं था, सिवाय बाएं हाथ के दूसरी उंगली में एक सादा लेकिन कीमती प्लेटिनम की अंगूठी थी, जो रईस ज्वेलर्स की थी। आज पहली बार फजल ने उसे किसी मीटिंग के लिए बुलाया था, और वो अपनी महंगी और कीमती शख्सियत के साथ हाजिर हुआ था। रईस की यह बावकार एंट्री उसके रतबे और ताकत का मुंह बोलता सबूत थी। उसका हर लिबास, हर अंदाज एक ऐसे शख्स की कहानी बयान कर रहा था, जो कारोबारी की दुनिया का बेताज बादशाह था और जिसे अपनी हर चीज़ में बेहतरीन की तलाश रहती थी। उसकी निगाहें छत पर मौजूद फजल और वली पर पड़ी, और उसके होठों पर एक हल्की सी मायने खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। यह मुस्कुराहट दोस्ताना कम और शिकारी ज्यादा लग रही थी,
जैसे वो अपने अगले शिकार का जायजा ले रहा हो। वो पेंट की जेबों में हाथ उलसे उनकी जानी बढ़ा। नीचे का पूरा एरिया लोगों से भरा था, जबकि ये रूफटॉप को सिर्फ उनकी मीटिंग की वजह से खाली करवाया गया था। हेलो गाइस, वो उनके करीब पहुंचकर सुकून से बोला। अब गोलमेज के गिर्द वो चारों खड़े थे। क्या हाल है फन की देवी? उसने बराह रास्त फजल से पूछा, जो पेशवराना अंदाज से मुस्कुरा दी। उसकी फाइल मेज पर पड़ी थी। रईस ने एक नज़र मुराद को देखा और फिर वली को। आज मुझे मलका फन ने मीटिंग पर बुलाया है, तो क्या तुम दोनों हमें थोड़ा सा वक्त दोगे? वली ने फौरन फजल को देखा, जिसने आंखों से इशारा किया तो वो मुराद के हमरा दूसरे कोने की जानी बढ़ गया, जबकि वो दोनों अब आरामदेह कुर्सियों पर बैठ चुके थे। रईस ने अपने सनग्लासेस उतार कर मेज पर रखे थे और भरपूर नजरों से फजल को देखा। तो बताएं डार्क लॉर्ड साहब, हीरो की तलाश कहाँ तक पहुँची? रईस की नजरें उसके चमकते टॉप्स पर जम चुकी थी। एक नायाब और खूबसूरत हीरा उसके सामने बैठा था। उसके सामने सभी हीरे बेकार थे। वो हौले से मुस्कुरा दिया। पता नहीं मुस्कुराहट उसकी बात से आई थी या उसके टॉप्स की चमक से, लेकिन मुस्कुराहट असली थी। तलाश जारी है, जल्द मिल जाएंगे। तुम बताओ, तुम कह रही थी तुमने मेरे डार्क स्टार्स ढूंढ लिए हैं, क्या वाकई? उसका अंदाज जरा ड्रामाई था। फजल सुकून से कुर्सी पर जमी रही, पुष्ट कुर्सी से टिकाई रखी थी। अगर बता दिया तो याद रखें, आप मेरे मकरूज ठहरेंगे। रईस हंसा धीरे से, आंखों में शरारती चमक। याद है, लेकिन तुम्हें लगता है तुम डार्क स्टार्स को ढूंढ लोगी? वो उस लम्हे मेज पर कोनी रखे उंगलियों से अपनी टाई को हल्का सा सीधा कर रहा था। फजल झुकी कुछ इंच, मगर उससे कई मील करीब। उसकी आंखों में वो यकीन था जो शायमात देने वाला मोहरा रखता है। ढूंढ लिए हैं रईस साहब। रईस ने अब की बात पूरा कहका लगाया, जैसे किसी बच्चे की मासूम बात पर बड़ा शख्स हंसते। दूसरे कोने में बैठे वली और मुराद रईस को हंसते हुए देख रहे थे। रईस को अगर कोई मार सकता है तो ये औरत मार सकती है। मुराद का तबसरा आया। वली संजीदा था, जबकि मुराद चाहकर भी उनकी बातें नहीं सुन पा रहा था। अच्छा, फिर बताओ कहाँ है? फजल ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, हाथों को खोला, मेज पर रख दिया, फिर अल्फाज गिरा दिए जैसे बम। अगर मैं कहूँ कि डार्क स्टार्स कभी चोरी ही नहीं हुए। एक लम्हे के लिए सकूत छाया। रईस की हंसी रुकी, फिर आहिस्ते से सर को जंबिश दिया और मुस्कुराकर बोला, लगता है काम दिमाग पर चढ़ गया है। अगर फजल ने नजरें न झुकाई न झिझकी। वो जैसे एक आईना थी जिसमें रईस को अपना अक्स बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। ये औरत तो सांपती है, बोले तो डसे, चुप रहे तो दम घुटते हैं। मुराद ने दोबारा सरगोशी की, जबकि वली संजीदगी से उन्हें देख रहा था। उसकी कत्थई आंखें उनके चेहरे पर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। पर रईस भी वो है जो सांप को दूध नहीं पिलाता। उसके तबसरे नाकाबिले समात थे। कुछ वक्त की खामोशी छा गई। रईस ने उंगली से मेज पर जारी, टिक टिक। समझ नहीं आता, तुम वाकई ज़हीन हो या ओवर कॉन्फिडेंस? आपको क्या लगता है? फजल ने उल्टा सवाल किया। पहले मुझे डार्क स्टार्स के बारे में बताओ, फिर मैं फैसला करूंगी। अगर वो चोरी नहीं हुए तो फिर कहाँ है? वो अभी भी हंस रहा था। डार्क स्टार्स कभी पाकिस्तान आए ही नहीं। फजल ने अपने अल्फाज चबाए नहीं, सीधे फेंके। फजल के इस एक जुमले ने शाम के सकूत में ऐसा अर्ताश पैदा किया जैसे किसी ने ठहरे हुए पानी में भारी पत्थर फेंक दिया हो। रईस औरंगजेब की हंसी, जो कुछ लम्हे पहले पूरी छत पर गूंज रही थी, यकलक थम गई। उसके चेहरे पर जो तमस्कराना तासुरात थे, वो एक लम्हे के लिए हैरत में बदले और फिर फौरन ही एक सर्द नाकाबिले फहम संजीदगी ने उसके जगह ले ली। उसकी गहरी सी आंखों की चमक, जो पहले एक शिकारी की थी, अब एक शातिर खिलाड़ी की हो गई थी, जो अपने मध्य मुकाबिल की चाल को परख रहा था। उसने अपनी ब्रोनी को चंदी की जैकेट के बटन को लाशौरी तौर पर छुआ, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि हालत अब भी उसके काबू में है। वो चंद लम्हे फजल को घूरता रहा, उसके चेहरे पर लिखी हर तहरीर को पढ़ने की कोशिश करता रहा, और फिर उसके होठों पर एक नहीं, कहीं ज्यादा खतरनाक मुस्कुराहट नमूदार हुई। दिलचस्प, उसने धीमे मगर गहरे लहजे में कहा, जैसे वो फजल की दावे को नहीं बल्कि उसकी हिम्मत को सराह रहा हो। बहुत दिलचस्प। तो अगर मेरे 2.5 अरब के हीरे पाकिस्तान आए ही नहीं तो फिर वो कहाँ गए मोहतरमा? क्या वो मनार के किसी लोकर में महफूज हैं? उसका तंज अब काटदार था। फजल अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसके चेहरे पर मुकम्मल सुकून था, जैसे वो इसी रद्द अमल की तवक्को कर रही थी। आप मुझसे बेहतरीन जानते हैं कि वो कहाँ हैं। उसने तवक्कुफ किया, अपनी नजरें उसकी रोलेक्स सबमरीनर पर जमाई और फिर दोबारा उसकी आंखों में देखा। यह शायद मुझे कहना चाहिए, वो अभी तक वही है जहाँ से उन्हें आना था। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है फजल मराज,
तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि मैंने अपनी ही कंपनी के लोगों को धोखा दिया है, अपने लोगों को मरवाया और पूरे मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों को बेवकूफ़ बनाया। उसने अपनी रोलेक्स सबमरीनर की तरफ एक सरसरी निगाह डाली, जैसे वक्त की अहमियत का एहसास दिला रहा हो। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं हक़ाइक़ बयां कर रही हूँ। और हाँ, आपने बिल्कुल यही किया है। कुछ फासले पर बैठा मुराद आलम बेचैनी से पहलू बदल रहा था। उसे उन दोनों की गुफ्तगू एक लफ्ज़ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके चेहरों के तासुरात और बदन बोली एक पूरी कहानी सुना रही थी। रईस का एकदम संजीदा हो जाना और फजर का पुरएतमाद अंदाज मुराद के लिए खतरे की घंटी थी। अच्छा ड्रामा है, वो इस्तेज़ाइया बोला। फजर भी कुर्सी की पूछ से टेक लगाई, सीने पर हाथ बांधे उसी की तरह आगे झुकी। अब वो दोनों मेज के आर पार एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए थे। आए इस ड्रामे की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। उसकी आवाज़ में अब एक पेशवाना खनक थी। कुछ दिन पहले मैंने आपको शहर के कुछ आला कस्टम और पुलिस अफसरान के साथ देखा था। बड़ी दोस्ताना महफिल थी। आप अपने डार्क स्टार्स की चोरी का केस बंद करवा चुके हैं, फिर ये मुलाकात क्यों? मैंने थोड़ी सी तहकीक की और पता चला कि आपका एम्पायर मॉल का प्रोजेक्ट कुछ अरसे से कस्टम माफिया की नज़रों में खटक रहा है। वो आपसे अपना हिस्सा मांग रहे थे और आप देने की मूड में नहीं थे। रईस खामोश था, लेकिन उसकी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे थपथपा रही थी, जो उसके अंदरूनी खलफशार की अलामत थी। फजल ने अपनी बात मुकम्मल की। तो आपने एक शानदार मंसूबा बनाया, एक ऐसा मंसूबा जो आप जैसी जहानत को ही जेब देता है। आपने पूरी दुनिया में शोर मचाया कि आप 2.5 अरब के नायाब हीरे पाकिस्तान दरामद कर रहे हैं। कागजात तैयार हुए, इंश्योरेंस करवाई गई, सब कुछ कानूनी था। फिर पाकिस्तान पहुंचते ही वो चोरी हो गई। आपने अपने ही 4 गार्ड्स की कुर्बानी दी ताकि चोरी हकीकी लगे। आपने अपने ऑफिस में ऐसी अदाकारी की कि ऑस्कर भी शर्मा जाए। फजर एक लम्हे को रुकी। उसकी नज़रों में अब इस्तेज़ाइया के साथ साथ एक अजीब सी तलखी भी थी। नतीजा, कस्टम माफिया जो आपसे करोड़ों बटोरने का ख्वाब देख रहा था, ये सोचकर पीछे हट गया कि जिस शख्स का 2.5 अरब का नुकसान हो गया है, वो अब उन्हें क्या देगा। आप एक ही चाल में हर हमदर्दी भी ले गए और अपने दुश्मनों से जान भी छुड़ा ली। और असल हीरे, वो तो शायद अब किसी और नाम से, किसी और रास्ते से डबल कीमत पर स्मगल किए जाएंगे, ताकि इस पूरे ड्रामे का खर्चा भी निकल आए और मुनाफा भी। अब छत पर मुकम्मल खामोशी छा गई थी। दूर कहीं से आती ट्रैफिक की आवाज़ में मध्यम पड़ गई थी। रईस औरंगजेब ने मेज पर थपथपाती उंगलियां रोक ली। उसने एक तवील गहरी सांस ली। उसके चेहरे से सारे तासुरात गायब हो चुके थे। सिर्फ एक सपाट पढ़ने में न आने वाला मास्क बाकी रह गया था। फिर वो मुस्कुराया। मुस्कुराहट गहरी होती कहके मैं बदल गई। कौन हो तुम? वो उसकी जानिब झुकते रास्तारान अंदाज में बोला। फजर मराज, पहचान छीनने वालों को चीर फाड़ कर खा जाती हूँ। वो भी आगे को झुकती हुई उसी के अंदाज में बोली। रईस ने सर को हल्का सा खम दिया। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था, अलबत्ता ये हंसी तंजिया नहीं थी। ये एक हरीफ की तरफ से दूसरे हरीफ के लिए तस्लीम और शताइश का एक नायाब लम्हा था। तुम सिर्फ एक मलका मलून ही नहीं हो फजर मराज, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में अब पहली बार हर किसी शताइश की झलक थी। तुम एक बेहतरीन जासूस भी हो। उसने तस्लीम कर लिया था, बगैर किसी अगर मगर के। वो ऐसा ही था, ज़हीन लोगों को तस्लीम करता था। फजर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट नहीं आई। वो जानती थी कि ये खेल का इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज था। रईस ने अपने जेब से सिगार केस निकाला। उसमें एक महंगा सिगार मुंतखब किया और उसे अपने होठों से दबाया। मुराद फौरन एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन रईस ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। उसने खुद जेब से एक नफीस सिल्वर लाइटर निकाला और सिगार सुलगाया। धुएं का एक मरगोला हवा में छोड़ते हुए उसने दोबारा फजर को देखा। तो फिर? रईस ने पुरसुकून मगर खतरनाक लहजे में पूछा। आपने अपने ही 4 लोगों को मरवा दिया? इस बार फजर के लहजे में तासुब था। मैंने उनकी मौत की उनकी जिंदगी से डबल कीमत अदा की है। वो अब संजीदा था, बिल्कुल किसी डार्क लॉर्ड की तरह। तो आपने उन्हें इस्तेमाल किया, उनका फायदा उठाया। वो भीख मांग रहे थे, मैंने कीमत पूछ ली। आप इंसानों को खरीदते हैं। भीख मांगने से बेहतर है अपनी कीमत लगवाई जाए, शायद मैं खरीदार निकल आऊं। आपको लगता है आप लोगों की किस्मतें लिखते हैं? मैं किस्मतें लिखता नहीं, बस उनकी सिमत मुतय्यन करता हूँ। धुएं के गोले आसमान की जानिब रवा दवा थे। एक लंबी खामोशी छा गई। फजर अपने सामने बैठे उस ताकत को देख रही थी जो बेवक्त रहमदिल और संग दिल था, जिसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं थी और नफरत की कोई इंतहा नहीं। हाँ, रईस औरंगजेब
इंडस्ट्री का बेताज बादशाह, तकदीरें जिसके मातहत थी, जर जिसका गुलाम था और ताज जिसकी पहचान था। तुमने मेरे बिछाए जाल को सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि अब उसमें अपना हिस्सा चाहती हो। बताओ फजर मराज, तुम्हारी खामोशी की कीमत क्या है? और अगर मैं कीमत ना दूं तो क्या कर लोगी? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शाम का सूरज अब मुकम्मल तौर पर डूब चुका था और लाहौर की रोशनियां एक एक करके जल रही थी। रईस होटल के छत पर दो ताकतवर हस्तियां आमने सामने थीं और उनके दरमियान एक नया, कहीं ज्यादा पेचीदा और खतरनाक सौदा तय पाने वाला था। मैं जानती हूँ मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर मैं आपके काम को मुश्किल जरूर बना सकती हूँ, आप जानते हैं। वो भी उसी के अंदाज में बोली। उसी का कारोबार से फजर को कोई लेना देना नहीं था, उसे अपना फायदा देखना था। आपके डार्क स्टार्स कब कैसे कहाँ से आएंगे ये मैं पता लगा सकती हूँ, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो इस्तेज़ाइया हंसिया और सिगार को मेज पर धरी एशट्रे में रखा। जानती हूँ मैं तुम्हारे जहरीली जहानत का कायल हूँ, तो बताओ तुम्हें अपनी इस जहानत का क्या इनाम चाहिए? मैं सिर्फ ज़हीन ही नहीं बददिमाग भी हूँ। मैं तुम्हारी जहानत और बददिमागी का कायल हूँ। मैं सिर्फ ज़हीन और बददिमाग ही नहीं बदमिजाज भी हूँ। मैं तुम्हारी जहरीली जहानत, बददिमागी और बदमिजाजी का भी कायल हूँ। इस बार वो हंसी, पूरी गुफ्तगू में पहली बार, और फिर मेज पर रखी फाइल उसकी जानिब खिसकाई। उसमें उसकी और फलक के प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स थी। रईस ने फाइल उठाई, उसे खोला और चंद लम्हे उसकी नजरें सफ़ाओं पर फिसलती रहीं और फिर उसने फाइल वापस मेज पर पटक दी। तो तुम्हें मेरा नाम चाहिए? रईस ग्रुप का नाम? उसके आसाब धीरे पड़ गए। बस इतना सा इनाम? ऐसे इवेंट तो वो चलते फिरता स्पॉन्सर कर देता था। हाँ, एक ताकत को एक ताकत काट सकती है। इस निज़ाम के अफरियत से रईस जैसा अफरियत लड़ सकता है। मुझे बस यही चाहिए। उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। रईस ने चंद लम्हे उसे देखा, उसके चेहरे को गहरी और जांचती हुए नजरों से। बदले में मुझे क्या मिलेगा? इतनी आसानी से तो वो उसे जाने नहीं दे सकता था। फजल ने भविष्य कर सवालिया नजरों से उसे देखा। रईस औरंगजेब को मुझसे क्या चाहिए? उसके एम्पायर मॉल में सभी ब्रांड्स के स्टोर थे, कौमी और बैन अल-अक़वामी दोनों, सिवाय मनार के। इस ऑफर को फजल ने हमेशा ठुकराया था, मगर अब अगर मुआहिदा हो ही रहा था तो बराबर का होता। दोनों अपना अपना फायदा देखते हैं। हालांकि वह स्टोर मिलने पर मनार को ही फायदा, मगर फजल ने अपनी अना ऊंची रखी कि अगर रईस के पास सब कुछ था तो मनार नहीं था, मगर अब वो वक्त आ गया था। तुम्हें मेरे मॉल में स्टोर खोलना होगा। फजल ने चलने में उसे देखा, उसे अंदाजा था। फिर उसने गहरी सांस ली। चले, ये मेहरबानी कर ही देती हूँ आप पर। वो धीरे से हंस दिया। उसे 2.5 साल पहले वाली फजल मराज याद आई। तुम अभी तक वैसी ही हो, जख्म देने में माहिर, मरहम बनने से गुरेजा। फजल ने मेज पर कोहनी टिकाई और झुककर धीरे से कहा, और आप अभी तक वैसे ही हैं, मास्क के पीछे छुपने वाले, सियाह इरादों के मालिक, मुंह बोले मसीहा। रईस ने एक नजर उसे देखा और फिर मुराद के साथ खड़े वली को। वो काफी बेचैन नजर आ रहा था। अब उनका रिश्ता खुल ही गया था, तो क्यों ना ये पूछ लिया जाता, क्या वली ने तुम्हारी मदद की? हाँ, शायद उसी ने सब बताया हो। मैं रिश्तों को इस्तेमाल करके कारोबार नहीं करती। उसने भी रुख मोड़ कर वली को देखा, जो एक हाथ पैंट में जेब में डाले दूसरे से फोन कान से लगाए खड़ा था। कोई संजीदा गुफ्तगू चल रही थी। डूबती शाम में उसका अक्स नुमाया हुआ। पल भर को फजर की आंखों में नरमी उभरी, जो रईस नहीं देख पाया था, क्योंकि वो भी वली को ही देख रहा था। मुझसे ज्यादा वो आपसे वफादार है। उसने गहरी सांस ली। ये सांस बोझल थी। रईस का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि उसके पास वली था। उसने असियत से सोचा। हाँ, वो उसका भांजा था। वो उसके कहने पर मनार आया था। कुछ था जो फजर को अंदर चुभ रहा था। वो रुक मुड़ गई। हाँ, उसे वली को नहीं देखना था। रईस होटल के वसीउ अरीस हॉल में एक कोहरान से बरपा था, और इस हंगामे का मरकज फजर, रईस और वली थे। तीनों एक सीट से चल रहे थे, जैसे किसी नादीदा डोर से बंधे हो। रईस ने फख्र से गर्दन अकड़ाई। सियाह सूट उसके मजबूत कंधों पर किसी जरा के मानिंद सजा था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जो उसके सियाह इरादों और गहरे राजों की अक्स थी। वो फजर के साथ एक कदम पीछे चल रहा था, जैसे हॉल में मौजूद हर शख्स को ये पैगाम दिया जा रहा था कि फजर अब उसकी बराबर मराज अब उसकी बिजनेस पार्टनर थी। उनकी मौजूदगी में एक गहरा ताल्लुक झलक रहा था। फजर की हरकत में एक नफासत थी, जो उसकी ताकतवर और पुरअसरार शख्सियत को नुमाया कर रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी पुरसकून संजीदगी थी, जो उसके अंदर छुपे तूफान को छुपाती थी। वो रईस के शाना बशाना चल रही थी, और अपनी आज़ाद हैसियत और बिजनेस पार्टनर होने का
बरमलान इजहार कर रही थी। दूसरी जानिब वली था, फजर से एक कदम पीछे, रईस के मुकाबिल। सफेद ड्रेस शर्ट में मलबूस, उसकी आंखों में एक गहरी वफादारी थी। वो फजर की दो धारी तलवार था, एक ऐसी ढाल जो हमले के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। उसके हर कदम में एक गैर एलानिया अहद था। उसका हर कदम फजर की हिफाजत का ज़ामिन था। मुराद उनके पीछे चल रहा था। तीनों जब हॉल में दाखिल हुए तो देखने वाली आंखें पलटना भूल गई थी। ये महज एक चाल नहीं थी, ये एक ताकतवर इत्तेहाद था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। फजर मराज, जिसे लोग खत्म करना चाहते थे, अब रईस औरंगजेब और वली औरंगजेब की पनाह में थी। गोया मौत भी उसके करीब आने से डरेगी। ये इस बात का सबूत था कि फजर अब अकेली नहीं थी। उसके साथ वो लोग थे जो उसे हर हाल में बचाने के लिए तैयार थे। रईस की मजबूत बिजनेस पार्टनरशिप, वली की बेलौस वफादारी और फजर की मुहाफ़ज़त और फजर की पुरवकार मौजूदगी ने हॉल में मौजूद हर शख्स को ये बावर करवा दिया था कि ये तीनों एक ऐसी कुव्वत थे जिसे शिकस्त देना नामुमकिन था। उनकी मौजूदगी ने हॉल को एक नया सेहत तारी कर दिया था। फजर की नज़र एक खाली मेज पर पड़ी। वो चलते चलते रुक गई, नाक से चश्मा उठाकर सर पर जमाया। उसे रुकते देखते पीछे वाले भी रुक गए। फिर वो मेज की जानी बढ़ी और वहाँ रखी चमचमाती छुरी उठाई। बरकी कुमकुमों में छुरी की नोक चमक रही थी। उसने छुरी उठाकर रईस की जानिब देखा। कंधे उचकाने के बाद उसने टिश्यू में लपेटकर बैग में डाल लिया। रईस ने ज़ेरे-लब मुस्कुराते हुए ताज्जुब से सर हिलाया। वो उसकी छुरियों और तलवारों की ऑब्सेशन से वाकिफ था। वो वापस उनकी जानिब बढ़ी। क्या ख्याल है बॉस, किसकी गर्दन काटनी है? वली ने कतरे आगे होते सरगोशी में पूछा। औरंगजेब की, अगर उन्होंने मुझे धोखा देने की कोशिश की। वो सर्द लहजे में आगे बढ़ गई। रईस और वली ने बेसाख्ता एक दूसरे की जानिब देखा। ये मजाक था बिग बी? वली ने बेसाख्ता रईस से पूछा। वो ऐसा मजाक नहीं करती, पहले ही मेरे खूबसूरत गर्दन उसका शिकार हो चुकी है। रईस ने गहरी सांस लेते हुए ड्रामाई अंदाज में जवाब दिया। तो पल भर की खामोशी के बाद वो दोनों हंस दिए। छोटे, पहले तुम मरोगे, तुम उसके ज्यादा करीब रहते हो। मुराद आगे बढ़ा। और मेरे बाद आप, क्योंकि आप उसे जहर रखते हैं। वो तीनों उसके पीछे लपके। शायद मैं बच जाऊं। रईस की बात पर दोनों ने रुककर कमर पर हाथ रखे उसे देखा, जैसे पूछ रहे हो किस खुशी में। जिस पर रईस ने कंधे उचका दिए। आई मीन शायद। बिल्ली को चीचड़ों के ख्वाब, दोनों ने बेक वक्त कहा और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। रईस ने एक नजर हॉल पर डाली और फिर अपना ब्रोनी का कोट ठीक किया। ऐसे कैसे मर जाऊंगा भाई, रईस औरंगजेब हूँ। ज़ेरे-लब बड़बड़ाया और फिर आगे बढ़ गया। रईस होटल की चमकते पार्किंग एरिया में रईस ने फातिहाना नजरों से फजर को देखा। एक लम्हे को उसकी आंखों में गहरा मफहूम था जिसे सिर्फ फजर ही समझ सकती थी। फिर वो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुराद के हमरा अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। उनकी गाड़ी के पहिए चीखते हुए हॉल से निकल गए। पीछे रह गए सिर्फ फजर और वली। वली होटल में दाखिल होते वक्त बिल्कुल खामोश और दबाव का शिकार था। अब माहौल की खफगी कम होने पर काफी रिलैक्स महसूस कर रहा था। उसकी नजरों की सूरत लौट आई थी और होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट उभरी। वो फजर की तरफ मुड़ा। आज फजर ने उसका मान रख लिया था और उसे मजीद इज्जत बख्शी थी। तो बेगम, वली ने अपने हाथ पैंट की जेब में डालते हुए कहा, आज तो आपने रईस औरंगजेब जैसे शख्स को भी अच्छे खासे चक्कर दे दिए हैं। उसके लहजे में छेड़छाड़ वाज़ेह थी। फजर ने उसे घूरा। उसकी आंखों में मसनूई गुस्सा था। मुझे अपने प्रोजेक्ट से मतलब है, फर्क नहीं पड़ता सामने रईस है या कोई और। मेरा काम था अपनी जगह मजबूत करना और वो मैंने कर लिया। उसके चेहरे पर आई ब्लड को पीछे किया। मैं तो सोच रहा था कि शायद आप मुझे आज सारे प्रोजेक्ट्स की तफसीलात बता देंगी कि हमने कौन कौन से सौदे किए हैं, मगर आपने तो मुझे ही साइड कर दिया। मैं रिश्तों को बिजनेस में नहीं लाती। उसका अंदाज मामूली था, मगर वली का दिल रुक कर धड़का। क्या वो उसके और अपने रिश्ते के बारे में बात कर रही थी? क्या वो उस रिश्ते को मानती थी? उसने चोर नजरों से फजर को देखा, जो जूड़े से निकलती लट को बार बार पीछे कर रही थी। बैग कंधे पर जमाए, जबकि भवे सिकड़े वो फोन की स्क्रीन पर कोई अहम पैगाम पढ़ रही थी। चलें। अचानक ही उसने नजरें उठाई। वली सटपटा गया और फिर तेजी से गाड़ी की जानिब बढ़ा। पहले उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। वो अब आने वाले कॉल सुन रही थी। बानो का फ़ोन था। बाजी अम्मा पूछ रही थी कि खाने में क्या बनाऊं। फजर को हैरत हुई। आज अम्मा और उसकी लाडली बानो को उसके खाने का ख्याल कैसे आ गया? खैर तो है, आज तुम लोगों ने कौन सा जज्बाती ड्रामा देख लिया है जो ऐसे खाने का पूछ रही थी? वरना घर में वही बनता था जो अम्मा कहती थी। वो वली के करीब से गुजरते गाड़ी में बैठते हुए बोली। वो जो अपने बाप का अहकामात की धज्जियां उड़ाता था, वो उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था।
वो अंदर बैठ गई तो उसने गहरी सांस लेते हुए दरवाजा बंद कर दिया। आज वो खुश था। फजर और रईस के दरमियान जो चपकलिस थी वो उसे कम होता देखकर खुश था। वो यही चाहता था कि रईस की फजर के खानदान से जो भी दुश्मनी थी वो खत्म हो जाए। ड्रामा तो बासी अभी देख रहे हैं। वो अम्मा कह रही थी कि गिलगिती चीते मेरा मतलब है वली भैया को भी खाने पर ले आए। वो आपका इतना ख्याल रखते हैं। फजर ने फोन कान से हटाकर बाकायदा स्क्रीन को देखा। क्या उन दोनों को चढ़ गई थी? खैर तो है, वली को खाने पर क्यों बुला रही हैं अम्मा? उसने जैसे ही सवाल किया वली के कान खड़े हो गए। वो जो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था खुशी से फजर को देखा, यानी वो अम्मा की टेस्ट में पास हो चुका था, तभी वो उसे खाने पर बुला रही थी। बाजी अम्मा का हुक्म है, अम्मा कह रही हैं उसे साथ लाइएगा वरना अपने ऑफिस में ही रहिएगा, घर आने की जरूरत नहीं है। टू 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 फोन बंद हो चुका था। फजल ने झुंझलाकर फोन को देखा और फिर रुख मोड़कर वली को, जो उसे शौक नजरों से उसे ही देख रहा था। बेगम चले, अम्मा इंतजार कर रही होंगी, उसने जिस कदर पुरशौक निगाहों से देखते हुए कहा था। फजल ने दिल ही दिल में उसे कोसती रुख मोड़ गई थी, जबकि वो अब मुस्कुराते हुए गाड़ी बाहर निकाल रहा था। एक तो पता नहीं इन लोगों को सुकून क्यों नहीं है, बैठे बैठे बम गिरा देते हैं। यकीनन कोई अहम बात थी, कोई अहम पैगाम उसने स्क्रीन पर कुछ देर पहले पढ़ा था। फिर जब मैं तलवार उठा लेती हूँ तो वैसी औरत कहते हैं। वो अभी भी बड़बड़ा रही थी। वो मुस्कुराहट दबाए सुन रहा था, जानता था ज्यादा गुस्सा उसे अम्मा और बानों की प्लानिंग पर आया था। बेगम, उसने धीरे से पुकारा। फजल ने रुख मोड़कर खूंखार नजरों से उसे देखा। फिर से बेगम। बेगम आप बस तलवार उठाएं, शहीद होने वालों को मैं देख लूंगा, उसने जिस अंदाज में कहा था। फजल का गुस्से से लाल बब्बू का चेहरा फिर से बदल गया। पहले हैरत उभरी और फिर मुस्कुराहट, जैसे वो जब्त कर गई थी। तुम कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रहे? क्या करूं, मजबूरी है, वो भी मुस्कुराहट दबाए बोला। क्या कहूँ तुम्हें, आधा अंग्रेज आधा औरंगजेब, आपको क्या पसंद है? वो जरा सा रुक उसकी जानी मोड़कर बोला तो वो गर्दन हिलाते रुक मोड़ गई। अलबत्ता गुस्सा पल भर में जाहिर हो गया था। पागल, उसके चेहरे का बड़बड़ाहट वो सुन चुका था। इनकी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। मर्सिडीज बेंजर की ड्राइविंग सीट पर मुराद बैठा था, जबकि साथ वाली पर रईस बैठा था। वो बाएं हाथ की पहली दो उंगलियों को लबों पर टिकाए हुए था, जबकि कोहनी खिड़की से लगी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो जो चाहता था फजल मराज उस तक खुद आए, वो उसके नाम को इज्जत दे, वो उसके रुतबे को कबूल करे। वो आ गई थी। उसे आज रईस औरंगजेब की जरूरत थी। उसे अपना आज फातेह लग रहा था। एक दबी दबी सी मुस्कुराहट थी जो चेहरे से जा ही नहीं रही थी। आंखों की वो चमक जो पिछले 2.5 सालों में खो गई थी लौट आई थी। मुराद खामोशी से उसका मुशाहदा कर रहा था, मगर बोला कुछ नहीं। मगर वो ज्यादा देर चुप नहीं बैठ सकता था, उसके मैदे में दर्द होने लग जाता। आज तो वैसे भी अरूजा साथ नहीं थी। वो दोनों आदमी थे और खुलकर बात कर सकते थे। आदमियों वाली बातें। खैर है, मुस्कुराहट चेहरे से जुदा नहीं हो रही। रईस के वजूद से उठती महंगी खुशबू से रची बसी फिजा में मुराद की आवाज गूंजी। आखिर उसे मेरी जरूरत पड़ ही गई। रईस की गंभीर आवाज गूंजी। गर्दन उठी हुई थी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो मकड़ी तुम्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। मुराद ने तल्ख हकीकत से पर्दा उठाया। रईस की मुस्कुराहट गायब हुई। जानता हूँ, उसने धीरे से कहा। तो फिर? मुराद ने आबरू उचकाते हुए उसे देखा, फिर नजरें सीधा सड़क पर जमाई। फिर कुछ नहीं, वो शायद डिस्कस नहीं करना चाहता था। तुम्हें पता है रईस, जब तुम इसके साथ होते हो तो तुम्हारे वजूद में एक अलग चमक भर जाती है। तुम्हारी आंखें मुस्कुराती हैं और तुम सरोसार लगते हो। ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो मनार की हमशक्ल हैं? मुराद का अगला सवाल काफी मुश्किल था। रईस ने पहलू बदलकर खुद को सीट पर जमाया। टाई की नोट ढीली की, कोट को वो पहले उतार चुका था। मुराद की बात किसी हद तक सच्ची थी, मगर जो रईस सोचता था वो बस वही सोचता था और ज्यादातर अपने अंदर ही रखने का आदी था। वो खामोश रहा। तुम उसके रास्ते आसान करते हो, क्यों? तुम्हें लगता है ऐसा करने से वो अजीयत खत्म हो जाएगी जो तुमने मनार को दी? पता नहीं वो इतने मुश्किल सवाल क्यों कर रहा था। रईस ने एक और पहलू बदला। पूरे वजूद में बेचैनी सी भर गई थी। खैर, तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है, एक ऐसा मौका जिसे तुम इस्तेमाल करके अपना बदला ले सकते हो जो तुम लेना चाहते हो। वो औरत खुद तुम्हारे पास आई है, तुम्हारे पास मौका है उसे जलील करने का। तुम उस प्रोजेक्ट से एंड टाइम पर मुकर सकते हो, कुछ भी। मैं रईस औरंगजेब हूँ, औरतों को इस्तेमाल करना मेरी फितरत नहीं है। मेरी जंगें मैं खुद लड़ता हूँ। मैं शिकारी हूँ और जानता हूँ शिकार कैसे करना है। रईस की तेज आवाज ने उसकी बात काट दी। ये सुनते ही मुराद के लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। वो सिर्फ औरत नहीं, दुश्मन है। आखिर तुम उसे इतने फेवर्स क्यों देते हो रईस?
कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर रईस की आवाज़ उभरी, खोई सी आवाज़। एक आवाज़ है जो मेरी कानों में गूंजती रहती है, एक चेहरा है जो मेरी आंखों के सामने बार बार आता है। उसने कहा था, मोहब्बत तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं बस उस अजियत से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन लफ्ज़ों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। मुराद का पहला तंजिया ठीक था। वो अजियत से निकलना चाहता था। वो शिकारी ज़रूर था, मगर वो अपने ही जाल में इस कदर बेतरह फिसा हुआ था कि वो बेबस था। तुम उससे मोहब्बत करते हो? वो मनहूस इतने मुश्किल सवाल क्यों पूछ रहा था? रईस का बस चलता तो चलती गाड़ी से उसे लात मारकर बाहर गिरा देता। मेरे हाथ खून से रंगे हैं और ये धब्बे कभी मिट नहीं सकते। मुझे भला मोहब्बत कैसे छू पाएगी? मेरी किस्मत में बस यही सियाही है और मेरा यही मुकद्दर है। तुम गलत हो रईस। तुम्हें लगता है मेरे दिल में मोहब्बत की कोई जगह हो सकती है जिसके हाथ कत्ल व गारत से भरे हुए हों? मेरे अंदर तारीकी के सिवा कुछ नहीं होता। मोहब्बत तो किसी को भी हो जाती है। मेरे तकदीर में मोहब्बत का कांटा बोया ही नहीं गया। मेरी दुनिया इतनी तारीख है कि यहाँ मोहब्बत की कोई किरण पहुँच ही नहीं सकती, यहाँ कोई दीप नहीं जल सकता। मगर अगर तुमने मजीद कुछ कहा तो मैं वाकई लात मारकर तुम्हें चलती गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। और यकीनन तुम बिना बाप बने मरना नहीं चाहते। मुराद के सारे अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। उसने निहायत बुरा मुंह बनाकर रईस को देखा जो सुकून से दूसरी जानिब देख रहा था। भाड़ में जाओ। उसने बिल्कुल वैसे ही किया था जैसे फजर कहती थी। जबकि रईस पर कोई असर नहीं हुआ। वह वाकई पत्थर बन चुका था, ऐसा पत्थर जो लोगों के कब्रों पर रखा जा सकता था। मोहब्बत से उसका क्या लेना देना? लॉन्च में बैठी अम्मा की गहरी खामोशी वली के लिए मजीद बेचैनी का बास बन रही थी। वो सोफे पर चौकन्ना बैठा था। अम्मा की नजरें जो मुसलसल उस पर जमी थी, अब क्या नया बम गिराने वाली थी। उसे अपने इस कामयाबी पर अब शक होने लगा था जो उसने अम्मा के बुलाने पर सोची थी। बानो आज शेफ के साथ मिलकर खाना बना रही थी, जबकि उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद फजल जब ताज़ा दम होकर नीचे आई तो माहौल यकसर बदल गया था। उसने हल्के लेमन रंग का सादा सूट पहना हुआ था और पैरों में आरामदेह चप्पल थी। वो कारोबारी फजल जो अभी कुछ देर पहले गाड़ी में उस पर बिपर रही थी, उस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ और पुरसुकून लग रही थी। वली ने नजरें बेइख्तियार उसकी जानिब उठाई, लेकिन हर बार जब वो फजल को देखता अम्मा की निगाहें उसे ही घूरती हुई मिलती। वो फौरन खुद को मलामत करता और निगाहें हटाकर खुद को सीधा कर लेता। उसे यकीन हो चुका था कि आज इसकी खैर नहीं है। फजल ने ये सब भांप लिया था। उसने मुस्कुराहट दबाई, एक मैगजीन उठा लिया और उसके बाद गर्दानी करने लगी। मैगजीन के फ्रंट कवर पर रईस की एक खूबसूरत तस्वीर थी। वर्साचे के लिए उसका नया फोटोशूट था। उसके दिलकश चेहरे और पुरएतमाद शख्सियत ने मैगजीन को एक अलग ही रंगत बख्श रखी थी। वली की नज़रें बार बार मैगजीन पर पड़ती और फिर फजल पर, जो निहायत सपाट चेहरे लिए बैठी थी। जब खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी तो अम्मा ने आखिरकार अपना मुंह खोला। तुमने अपने वालिद की फोटो नहीं दिखाई। अम्मा का सवाल गैर मुतवक्का था। वली ने बेसख्त फजल की जानिब देखा, जिसने मैगजीन मजीद ऊपर कर लिया ताकि चेहरा छुप जाए। वो दरअसल मेरे वालिद फोटो नहीं बनवाते, उसने घबराते हुए कहा। हजारों फ्लैश लाइट्स की मौजूदगी में खड़े मिस्टर जोसेफ ने उसे 1000 लानतें भेजी। तुम्हारे वालिद किस दौर के हैं जो तस्वीर नहीं बनवाते? अम्मा ने अपनी भारी आवाज में पूछा। उनकी आंखों में गहरी तफ्तीश थी। वली से कोई जवाब नहीं बन पाया। वो बस अम्मा के सामने लाचार बैठा था, जबकि फजल मैगजीन में मुंह छुपाए इस सूरत हाल पर लुत्फ ले रही थी। उसे जिज करने वाला आखिरकार अम्मा के हाथ तो पकड़ा गया था। कुछ देर बाद बानो ने आकर खाना तैयार होने का ऐलान किया तो उसने सुकून का सांस लिया। सब खाने की मेज पर बैठ गए, बानो और फजल भी, जबकि वली के लिए खाना गले से नीचे उतारना मुश्किल हो रहा था। अम्मा की घूरती नजरें और बानो का बना हुआ मुंह उसे मुसलसल बेचैन कर रहा था, जबकि फजल यूं बैठी थी जैसे उसे जानती ही ना हो। उसने खुद कुल्हाड़ी पर पाँव मारा था। अब भुगते माहौल बदलने के लिए उसने फजल से काम के मुतालिक 2-4 बातें की, जिसे उसने हाँ में जवाब देकर नजरअंदाज कर दिया। अब वो यहाँ आकर पछता रहा था। खाने के बाद चाय का दौर चला। अम्मा आज वली को जाने देने की मूड में नहीं थी। वो चाय के बाद जाना चाहता था। जब फजल किसी काम से ऊपर चली गई और बानो बाहर लॉन में फोन सुन रही थी, वली को प्यास का एहसास हुआ। मुझे थोड़ा पानी चाहिए था। तुम बैठो, मैं लाती हूँ। नहीं, मैं ले लेता हूँ, आप बस बता दें। अम्मा ने उसे किचन का रास्ता दिखाया। वो उठकर किचन की जानिब बढ़ गया। 2 गिलास पानी पीने के बाद वो खुद पर काबू पाता गहरी सांस लेता
पलटा तो साकित रह गया। अम्मा उसके पीछे खड़ी थी, उनकी नजरें खूंखार थी। वो साकित रह गया। कौन हो तुम? अम्मा की आवाज निहायत सर्द थी। ऐसी किसी सूरत हाल का उसने सोचा भी नहीं था। जबकि अम्मा निगाहें जख्मी थी, वो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। ये एक दिन पहले की बात थी। अम्मा और बानो ड्राइवर के साथ ग्रोसरी करने गई थी। जैसे ही वो मॉल से बाहर निकली, बानो की नजरें बेसाख्ता एक गाड़ी पर पड़ी। अम्मा वो देखो, गिलगिटी चीता। बानो ने फौरन उनकी तवज्जो मबजूल करवाई। वली रईस के साथ एक आलीशान इमारत से बाहर निकल रहा था। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे और फिर अम्मा ने उन्हें एक गाड़ी में बैठते हुए देखा। अम्मा को लगा जैसे आसमान उन पर गिर पड़ा हो, यानी वो रईस का प्यादा था। उन्हें अपने सीने में दर्द की एक तेज टीस उठती महसूस हुई, यानी वो एक मंसूबे के तहत वहाँ आया था। वो सारी रात सो नहीं पाई थी। फजल से बराह रास्त बात नहीं कर सकती थी, वरना उसे सच्चाई बताना पड़ती। इसलिए उन्होंने आज वली को खाने पर बुलाया था ताकि उससे सच उगलवा सके। अम्मा के दिल में रईस के लिए गहरी नफरत और खौफ था और नहीं चाहती थी कि फजल को भनक भी पड़े। कौन हो तुम? अम्मा की आवाज़ दोबारा उभरी और अगले ही पल उन्होंने शेल्फ पर रखी छुरी उठा ली। वो छुरी हाथ में थामे उसकी जानिब बढ़ी। वली अपनी जगह जमा रहा। उसकी घबराहट फौरन गायब हो गई और चेहरे पर एक नाकाबिल फहम तासुर उभरा। रईस से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? किसने भेजा है तुम्हें? वो छुरी को ऐसे थामे हुए थी जैसे अभी उसकी गर्दन को काट देंगी। वली ने एक गहरी सांस ली। यकीनन फजर की छुरी उठाने वाली आदत अम्मा से ही आई थी। बताओ मुझे, वरना यही मारे जाओगे। अम्मा खाली वार्निंग नहीं दे रही थी, उनकी आंखों में एक पुरानी आग भड़क रही थी, जबकि नई वजूद कपकपाते हुए भी मजबूत लग रहा था। उन्हें खौफ भी था, मगर सच तो जानना था। मैं उफक औरंगजेब का बेटा हूँ, रईस औरंगजेब का भांजा। वो कहते हुए उनकी जानिब बढ़ा। अम्मा को एतमाद में लेने का वक्त आ चुका था। ये सुनते ही अम्मा की आंखें हैरत से उबल पड़ी। उफक का बेटा? यूं लगा उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। वली मजीद आगे बढ़ा। कई लम्हे लगे उन्हें ये प्रोसेस करने में। तुम फजर के पीछे क्यों हो? उनकी कपकपाते हाथों ने छुरी बमुश्किल थामे रखी। चेहरा सफेद पड़ गया था। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी उफक का बेटा उनके सामने आन खड़ा होगा। माजी की सारी तस्वीरें उनकी आंखों के सामने घूम गई, क्योंकि मैं फजर का शौहर हूँ। और इस बयान पर अम्मा के हाथ से छुरी छूटकर गिर गई। वो यूं खड़ी थी जैसे सांस न लेती हो। बूढ़े चेहरे पर हैरत और सदमा नुमाया था। मैं ही वो फॉरेनर हूँ जिससे फजर ने शादी की थी। वो एक कदम आगे बढ़ा, जबकि अम्मा लड़खड़ा गई। उसने तेजी से आगे बढ़कर अम्मा को संभाला, जिन्हें सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। उनकी हालत जैसे खराब हो चुकी थी। तुम रईस? वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज दम तोड़ गए। उन्हें स्टूल खींचकर उन्हें स्टूल पर बिठाया और खुद पंजों के बल बैठा। रईस को नहीं पता, मैं यहाँ फजर की हिफाजत के लिए आया हूँ, मेरा यकीन करें। उसने अम्मा के दोनों हाथ थाम दिए। अकीदत से वो उन्हें यकीन दिलाना चाहता था, जबकि अम्मा फटी फटी निगाहों से उसे देखती जा रही थी। उनकी आंखों में अब आंसू उमड़ आए थे। तुम उसके भांजे हो, तुम रईस के भांजे हो। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? वो रो देने को थी। मेरा यकीन करें, मैं यहाँ सब ठीक करने आया हूँ। मेरे होते फजर को कुछ नहीं हो सकता। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। वो आंखों में आंखें डाले एतमाद से कह रहा था। अम्मा कुछ कहना चाहती थी, तभी फजर की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ चले गए सब? वो लाउंज में थी। अम्मा स्टूल से उठी। उसे कुछ मत बताना। जितना वो रईस और अपने ताल्लुक से अनजान रहेगी, उतना ही महफूज रहेगी। अम्मा ने जैसे इल्तिजा की, जबकि वली ने अस्बात में गर्दन हिला दी। वो अब उन्हें थामे किचन से बाहर निकल रहा था। फजर ने देखा और फिर बेसाख्ता अम्मा की जानिब बढ़ी। क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था, अम्मा ने वली की नजरें चुराते हुए कहा और फिर सोफे पर बैठ गई। फजर के चेहरे पर अब परेशानी थी। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। वो अब फ़ोन निकाले एक नंबर मिला रहा था। मैं ठीक हूँ, तो तुम जाओ, रात हो गई है। वली ने उन्हें देखा और फिर समझते हुए उन्हें खुदा हाफिज कहकर लाउंज से बाहर निकल गया। अम्मा ने उसे जाते हुए देखा और एक नज़र फजर पर डाली। क्या वो जानती थी? अगर जानती थी तो बताया क्यों नहीं? उनके दिल में एक नया तूफान बर्पा हो चुका था, जिसके लहरें उनके चेहरे पर आया थी। चले हम हॉस्पिटल चलते हैं, ज़्यादा तबीयत खराब है क्या? वो अम्मा पर झुकी पूछ रही थी, जबकि अम्मा की नज़रें ग्लास विंडो से बाहर जाते वली पर थी। तकदीर ना जाने अब क्या रंग दिखाने वाली थी। खामोशी की एक दबी चादर में फजर के घर को ढापा हुआ था। दफ्तर का शोर, कारीगरों की भाग दौड़ और फोन के मुसलसल घंटियों के बरकत यहाँ एक ठहरा हुआ सुकून था। ऐसा सुकून जो कभी कभी वहशतनाक भी लगता है। फजर के लैपटॉप की स्क्रीन पर अदादो शुमार और डिज़ाइनर्स की कतारें थीं, मगर उसका जहन बार बार अम्मा के कमरे की तरफ भटक जाता, जहाँ वो नासाजी
तबीयत के बास आराम कर रही थी। अम्मा की तबीयत की खराबी ने उसे आज घर पर काम करने पर मजबूर किया था। वो खुद भी एक तरह से जहनी थकावट से सुकून चाहती थी। दिन काम की भूल-भुलैया में गुजर गया। दोपहर की जर्दी रोशनी जब खिड़कियों से छनकर लॉन्च में फैलने लगी तो उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर फलक का नाम जगमगा रहा था। मैं ऑफिस आ रही हूँ, कुछ नए आइडियाज थे, सोचा तुमसे डिस्कस कर लूँ। फलक की आवाज में हमेशा की तरह एक जोश था। आज ऑफिस नहीं, सीधा मेरे घर आ जाओ, यहीं बैठकर काम करते हैं। फजल ने लैपटॉप पर नजरें जमाते हुए जवाब दिया। फलक एक लम्हे को हिचकिचाई और फिर बोली, ठीक है, मैं देखती हूँ। 10 मिनट बाद उसका फोन दोबारा आया। फकर भैया मान गए हैं, वो मुझे ड्रॉप कर देंगे, बस 1 घंटा है मेरे पास। कुछ ही देर में वो दोनों लॉन्च के आरामदेह सोफे पर आमने सामने बैठी थी। उनके दरमियान कॉफी टेबल पर लैपटॉप, डिजाइन स्केचेस और किरदारों के सैंपल बिखरे थे। दोनों पूरी संजीदगी से काम में महू थी कि अचानक फजर का फोन बज उठा। उसने फोन पर एक नजर डाली। स्क्रीन पर जली हर्फ में लिखा था, बहरूपिया आदमी। एक खफीफ सी मुस्कुराहट उसके लबों पर छूकर गुजर गई और फिर उसने फोन काट दिया। मगर फोन मुसलसल बजता रहा, जैसे दूसरी तरफ मौजूद शख्स हार मानने को तैयार न हो। बिलाखिर तंग आकर फलक से माजरत करती वो उठ खड़ी हुई। मैं बस 1 मिनट में आई। वो लॉन से मुस्तकिल छोटे से लॉन में निकल आई। मौसम अचानक बदल गया था। आसमान पर सुरमई बादलों ने डेरे डाल लिए और ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खिलने लगे। उसने फोन कान से लगाया। हेलो बेगम, आई मिस यू। दूसरी तरफ से वली की भरपूर और शर्मसार आवाज गूंजी। फजर की एक गहरी सांस ली। हवा में खनकी के साथ वली की आवाज की गर्मी भी फैल गई। कौन सा नशा करके बैठे हो? उसने लॉन में आहिस्तेगी से टहलते हुए पूछा। आवाज में सख्ती थी। अगर नाम ले दिया तो आपका पारा 7वां आसमान को छू जाएगा। उसने उसे जिस करने वाले अंदाज में कहा। फोन क्यों किया है? काम की बात करो। याद आ रही थी, सोचा बता दूं। आज पूरा दिन आपकी चली कटी नहीं सुनी तो दिन अधूरा लग रहा है। वैसे आपके बगैर ऑफिस में काफी शांति है। लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो उसे ऑफिस के हालत से यूं आगाह कर रहा था जैसे किसी दुश्मन मुल्क की खबरें दे रहा हो। फजल जानती थी कि उसकी मौजूदगी में लोग सिर्फ काम में से काम रखते थे। बहुत खूब, तो तुम भी इन हंसते मुस्कुराते लोगों में शामिल हो जाओ। कोई काम ढूंढो, कर लो, या मुफ्त की सैलरी बटोरने का ही इरादा है? मैं तो पूरी जिंदगी मुफ्त में सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ। आप हैं कि मानती नहीं हैं? उसकी आवाज में शरारत थी। ओके, मैं फोन बंद कर रही हूँ। वो वाकई फोन बंद करने वाली थी कि वली की आवाज अचानक संजीदा हो गई। 1 मिनट, फोन मत बंद कीजिएगा, एक जरूरी खबर देनी है। उसके लहजे में संजीदगी ने फजर को रोकने पर मजबूर कर दिया। वो मॉडलिंग एजेंसी कल मीटिंग के लिए मान गई हैं। ये इन 4 कंपनियों में से एक थी जिन पर उन्होंने हर जाने का दावा किया था। ये सुनकर फजर की भवें हैरत से सिकुड़ गई। तुम सच कह रहे हो? उसके लहजे में नाकाबिले यकीन हद तक हैरत थी। वो एजेंसी शहर की सबसे बड़ी और जानी मानी एजेंसी थी और उन्हें महीनों से टफ टाइम दे रही थी। जी बेगम, आप कल मीटिंग के लिए तैयार रहें। तुम्हें क्या लगता है वो हर जाने पर मान जाएंगे? इस बार उसकी आवाज में फिक्रमंदी का अंसर नुमाया था। बेगम, आप बस सफर जारी रखें, रास्ते रोकने वालों को मैं देख लूंगा। वली की आवाज में एक एतमाद था जिसने फजर के अंदर भी इत्मीनान की एक लहर दौड़ा दी। दूसरी तरफ लॉन्च के अंदर फजर का इंतजार करते करते फलक की नजरें दीवार पर लगे तस्वीर पर जा ठहरी। वो अपनी जगह से उठी और उस दीवार के सामने जा खड़ी हुई जो यादों का एक हसीन गुलदस्ता थी। दीवार पर कीमती शो पीसेस के दरमियान मुख्तलिफ साइज के फ्रेमों में तस्वीरें आवेजा थी। एक तस्वीर में अब्बा थे अपनी जवानी के दिनों में, दूसरे में अम्मा मुस्कुरा रही थी। एक फ्रेम में मनार की तस्वीर थी। फलक गौर से एक एक चेहरे को देख रही थी कि अचानक उसकी नजर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पर पड़ी। वो जहाँ थी वहीं साकित रह गई। यह अम्मा की जवानी की तस्वीर थी। वही नाक नक्शा, वही आंखें, मगर उनमें एक ऐसी चमक थी जो अब मान पड़ चुकी थी। फलक को लगा जैसे लॉन्च की छत घूम रही हो। उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरत और नाकाबिले यकीन से मजीद फैल गई थी। उसने कभी ख्वाब वो ख्याल में भी नहीं ऐसा सोचा था। तस्वीर में मौजूद औरत सिर्फ आसिया तरन्नुम नहीं, वो तरन्नुम आलमगीर थी। फुप्पो, एक नाकाबिले समात सरगोशी उसके लबों से निकली। उसके गले में आंसुओं का एक गोला अटक गया था। वो तरन्नुम आलमगीर जिन्हें सालों पहले खानदान से आग कर दिया गया था, वो जिनका नाम लेना भी आलमगीर हवेली में सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिंदगी उसे इस तरह अपनी गुमशुदा फुप्पो से मिलवा देगी। वो कई पल बुत बनी वहीं खड़ी रही। उसका जहन मौफ हो चुका था।
तभी उसे अपने पीछे एक आहट महसूस हुई। उसने पलट कर देखा, सामने अम्मा खड़ी थी, बल्कि नहीं, सामने तरन्नुम आलमगीर खड़ी थी, आलमगीर खानदान की पहली बेटी। वक्त ने कितनी बेरहमी से उनके नकुश को धुंधा दिया था, जिंदगी ने उन्हें क्या से क्या बना दिया था। वो आन बान से जीने वाली तरन्नुम आलमगीर, जिन्होंने पुराने मोहल्ले में गुमनामी की जिंदगी गुजार दी थी, ये तो फजर की लगन और कोशिश थी जो उन्हें इस हाल में यहाँ तक ले आई थी। फलक की आंखें आंसुओं से लबरेज थी, वो उन्हें देख रही थी, जबकि अम्मा के चेहरे पर शदीद हैरानी के तासुर थे। उन्हें भी एहसास हो रहा था कि फलक का उन्हें यूं देखना आम बात नहीं, मगर वो उसके जज्बात की शिद्दत को समझ नहीं पा रही थी। और फिर अगले ही पल जज्बात का बंध टूट गया। फलक भागकर उनसे लिपट गई। उसने अपने दोनों बाजू उनके गिर्द मजबूती से लपेट लिए, जैसे उसे डर हो कि वो फिर से कहीं ना चली जाए। फुप्पो, ये मैं हूँ, फलक, फलक वजाहत आलमगीर, आपकी भतीजी। वो अब उनके दोनों हाथ थामे बेयकीनी से कह रही थी। अम्मा साकित खड़ी थी, उनका चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ चुका था। सालों नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी गुजर गई थी। वो भूल चुकी थी कि वो कौन थी, उनका हस्ब नस्ब क्या था। वक्त की गर्द ने उनके शनाख्त, उनकी माजी, सब कुछ धुंधा दिया था। मगर आज फलक के एक लफ्ज ने उस गर्द को हटा दिया था। जज्बात का एक ऐसा सैलाब आया था जो अम्मा जी जैसी सख्त और खुद पर जब्र करने वाली खातून के तमाम बंद तोड़कर बहा ले गया था। उनकी आंखों में दहाइयों से कैद आंसू आजाद होने के लिए बेचैन थे, मगर वो रोई नहीं। आंसू की बारिश उनके अंदर बरसती रही, जबकि वो साकित बुदबुदे बैठी रही। जब फजर अपने जहन में वली के साथ हुई गुफ्तगू और मीटिंग की तफसीलियात को तरतीब देती हुई वापस लॉन्च में दाखिल हुई, तो दहलीज पर ही उसके कदम जमीन ने जकड़ लिया। अंदर का मंजर एक लम्हे में बदल चुका था। वो हल्की फुल्की काम से भरपूर फिजा अब एक भारी बोझल खामोशी में तहलील हो गई थी। ऐसी खामोशी जो किसी तूफान के बाद छा जाती है। सोफे पर अम्मा बैठी थी और उनके पास उनके झुर्रियों भरे कांपते हुए हाथ अपने हाथ में थामे फलक बैठी थी। फलक की आवाज़ हिचकियों के डूबी हुई थी, मगर उसमें दहाइयों का गिला, बरसों की तशनगी और एक मासूमाना सवाल था। आपने कभी राब्ता नहीं किया फुप्पो? फलक की आवाज़ टूटी हुई सरगोशी की मानिंद उभरी। आपने कभी पलट कर नहीं देखा? कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपके घर वाले कैसे हैं? आपने ऐसा क्यों किया? आपने कभी अपने माँ बाप की खबर नहीं ली? क्या कभी आपको उनकी याद नहीं आई? अम्मा खामोश थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वो उस लाउंज में नहीं बल्कि माजी की किसी अज़ियतनाक लम्हे में कैद हों। वो लफ्ज़ कहाँ से लाती जो उस हिज्र, उस गुमनामी और उस ज़िलावतनी की वजाहत कर सकें? फलक की पैदाइश से कई साल पहले उन्हें हवेली से निकाला गया था, मगर फलक ने जब से होश संभाला था अपनी उस इकलौती फुप्पो के बारे में सिर्फ बुरा ही सुना था। खानदान के हर फर्द ने उनके किरदार पर उंगली उठाई थी, मगर दादी अम्मा के संदूक में छुपा कर रखी गई चंद पुरानी तस्वीरों ने फलक के दिल में एक अलग ही कहानी लिखी थी। उन तस्वीरों में नजर आने वाली जिंदा दिल लड़की, मुस्कुराती आंखों वाली लड़की उसे कभी बुरी नहीं लगी थी। उसे हमेशा अपनी फुप्पो से मिलने की एक शदीद चाह रही थी, और इसका दुख भी रहा कि खानदान ने उन्हें इतनी आसानी से कैसे काट कर फेंक दिया था। दादी अम्मा को उनका दुख ले डूबा। वो छुप छुप कर अपनी इकलौती बेटी के लिए रोती थी। खून का रिश्ता शायद ऐसा ही होता है। फलक के सवाल सिर्फ उसके नहीं थे, उनमें से एक दादी अम्मा की महरूमी का दर्द था। उस दर्द की तपिश ऐसी थी कि अम्मा ने आंखें से आंसू की एक नई लड़ी बह निकली। फजल दरवाजे में बुत बनी खड़ी थी। उसके लिए यह सब नाकाबिल यकीन था। उसकी अम्मा, वो औरत जिसे उसने एक खस्ता हाल छोटे से मोहल्ले के बोसीदा मकान से निकाला था, उसका ताल्लुक एक बड़े और नामवर घराने से था। वो औरत जिसने हमेशा मुफलिसी और सादगी में जिंदगी गुजारी, वो आलमगीर हवेली की बेटी थी। फजल का दिमाग माफ हो रहा था। एक के बाद एक कई अनकहे राज उस पर आश्कार हो रहे थे, और फिर बिजली की कोंदे की तरह उसे वो ज़मीन याद आई, वो वसीओ अरीज़ ज़मीन जो अम्मा ने उसे दी थी। अब पता चला था वो कहाँ से आई थी। ये ख्याल आते ही फजल के दिल में एक ठेस सी उठी। उस औरत ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। अपनी शनाख्त, अपना माजी, अपनी दौलत, सब कुछ भुलाकर एक गुमनाम जिंदगी गुजारी, और जो कुछ उनके पास था वो भी चुपचाप फजल पर निछावर कर दिया। लेकिन सवाल ये था, क्यों? ऐसा क्या हुआ था माजी में जो उनसे उनकी पहचान, उनकी शनाख्त छीन ले गया? उसके अपने जज्बात इतने गड़बड़ हो गए थे कि वो बस खाली खाली नज़रों से अम्मा को देखे जा रही थी।
वो क्या कहे, क्या सोचे। उसकी हमदर्दी, उसकी मोहब्बत, उसकी हैरत, सब कुछ आपस में उलझ गया था। तभी फलक की नजरें रोते हुए फजर पर पड़ी। एक लम्हे को उसकी आंखों में उलझन उभरी, मगर फिर एक नई दरियाफ्त की चमक ने आंसू को भी पीछे छोड़ दिया। उसके टूटे हुए चेहरे पर एक हल्की सी भीगी हुई मुस्कुराहट उभरी। फजर, उसकी आवाज में एक नई पहचान की खुशी थी। इसका मतलब तुम मेरी कजन हो? ये जुमला फिजा में तैरता रहा। फजर, जो अब तक सदमे की हालत में थी, इस नए रिश्ते के एहसास से जैसे जाग गई। फलक सिर्फ उसकी कलीग नहीं थी, वो उसका खून थी, उसके मामू की बेटी। फलक की आंखों में जहां अपनी फुप्पो के मिलने का गमगीन सरोवर था, वहीं एक कजन पाने की बेपनाह खुशी भी थी। उस एक लम्हे में उस लाउंज में मौजूद तीनों औरतों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल चुके थे। माजी के राजों ने हाल के रिश्तों को एक ऐसी नई और मजबूत डोर से बांध दिया था जिसे शायद ही अब कोई नहीं तोड़ सकता था। अगले वक्त की पाबंद वली की सियाह गाड़ी पोर्च पर आकर रुकी तो फजर पहले से ही तैयार थी। कल रात के इंकशाफ और उसके बाद के बेचैनी ने उसे सोने नहीं दिया था। रात जगह की सारी सुर्खी उसकी हैजल आंखों से झलक रही थी, जो अब गुलाबी हो चुकी थी। आज उसने मगरिबी लिबास के बरक्स मशरिकी लिबास का इंतखाब किया था। गहरे पर्पल रंग की लंबी कमीज, जिसके गले और दामन पर सफेद धागे की नफीस कढ़ाई थी, उसके साथ खुला ट्राउजर और हमरंग दुपट्टा जो उसने सलीके से गले में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह एक ढीली सी जूड़े में कैद थे और थकी हुई आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगा था। उसकी संजीदगी में एक अजीब सी कशिश थी। जब वह गाड़ी में आकर बैठी तो वली के लबों पर बेसाख्ता ही पहला लफ्ज फिसला, वो था ब्रीथ टेकिंग। इसने गुफ्तगू शुरू करने की कई कोशिशें की, मौसम की बात की, ट्रैफिक का जिक्र छेड़ा, मगर फजर सपाट सा तासुर लिए बाहर देखती रही। उसकी खामोशी की दीवार इतनी ऊंची थी कि वली की कोई बात उससे टकरा कर आगे न जा सकी, जबकि वो बार बार रुक मोड़ कर उसे देख रहा था। मशरकी लिबास उस पर किस कदर अच्छा लग रहा था। क्या वो डायन जानती थी? ऑफिस में दाखिल होते ही वो काम के समंदर में गर्क हो गई। शाम में होने वाली मीटिंग अहम थी और इसकी तैयारियों में एक लम्हे भी फुर्सत नहीं थी। फोन कॉल्स, ईमेल्स और कानूनी दस्तावेज के ढेर में वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। पूरी लीगल टीम सर जोड़ बैठी थी, जबकि वो ही रिलैक्स था। कभी भविष्य गिर कर तो कभी कंधे उचकाकर उन्हें उनका काम करते हुए देख रहा था। फजर किसी मशीन की तरह काम कर रही थी। उसकी उंगलियों कीबोर्ड और नजरें फाइलों पर जमी थी, मगर वो बार बार उसे कुन आंखों से देख रहा था और वो देख सकता था कि फजर की पेशानी पर एक मुस्तकिल शिकन थी और उसके परफेक्ट मास्क के पीछे एक गहरी परेशानी छुपी थी। बिल आखिर सपहर ढलते ढलते उसका जब जवाब दे गया था। जब फजर एक फाइल की अदादो शुमार में पूरी तरह खोई हुई थी, वो अपनी कुर्सी से उठा और खामोशी से उसके सामने खड़े होकर उसके हाथ से फाइल खींच ली। फजर ने चौंक कर सर उठाया। उसकी थकी हुई हैजल आंखें पल भर को वली की फिक्रमंद कत्थई आंखों से टकराई। अम्मा का सच एक जलजल की तरह उसके वजूद को अंदर तक हिलाकर गया था और उसके असरात अब तक बाकी थे। वो अम्मा से कोई सवाल नहीं कर पाई थी। अम्मा ने सख्ती से फलक को मना किया था कि वो किसी को कुछ न बताएगी, जबकि फजर जम सी गई थी। मैं नहीं जानता कि आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है। उसकी आवाज़ धीमी मगर अटल थी। मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप 5 मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर रिलैक्स करें। फजर ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर वली ने उसे मौका नहीं दिया। मैंने कहा था ना बेगम, आप बस राज करें, राया मैं संभाल लूंगा। उसे लग रहा था शायद वो मीटिंग को लेकर परेशान थी। फजर कुछ न बोली, बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में एक ऐसी थकावट थी जिसे वली पढ़ पा रहा था। वह खामोशी से मुड़ा और ऑफिस से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में कॉफी के 2 मग थे। एक उसने फजर की मेज पर रख दिया। बेगम, आप बस कॉफी पिएं, बाकी सारे मसलों को मैं देख लूंगा। उसका अंदाज इतना बेतकल्लुफ और पुरएतमाद था कि फजर के तने हुए आसाब पल भर को वाकई ढीले पड़ गए। उसकी संजीदगी की दीवार में एक छोटी सी दरार पड़ी। उसने खामोशी से कॉफी का मग थाम लिया। वली ने उसे कॉफी पीते देखा। उसके चेहरे पर एक इत्मीनान सा फैल गया। तो उसने बात बढ़ाई, क्या आज रात आप मेरे साथ डिनर कर सकती हैं? मीटिंग के बाद उसने फजर के जहन भटकाने के लिए पूरी कोशिश की। फजर ने कॉफी का घूंट भरा, फिर खामोश नजरों से उसे देखा। अक्सर औकात उसे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थी। वली उसकी खामोश का मतलब समझ गया। उसके लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट नमूदार हुई। अगर मेरे पैसों से डिनर नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, बिल बेशक आप दे दीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इस बरह रास्त
चोट पर फजल की आंखों में हल्की सी हरकत हुई। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मसला है? नहीं, आपको मेरे पैसों से नहीं, मेरे साथ से मसला है। वली ने फौरन लुकमा दिया। वैसे एक और ऑप्शन भी है, शहर के बाहर एक बहुत अच्छा ढाबा है, दाल फ्राई और तंदूरी रोटी कमाल की होती है। मेरे पैसे भी कम लगेंगे और आपका माहौल भी बदल जाएगा। वहाँ असली लोग आते हैं। मैं दाल नहीं खाती। और कौन से असली लोग? और हम क्या नकली हैं? फजल की आवाज़ में पहली बार हल्की सी जिंदगी लौटी थी। हम तो बस काम करते हैं, जीते कहाँ हैं? वली ने गहरी सांस ली। खैर, फैसला आपका है। शानदार होटल आपके पैसों पर या मजेदार ढाबा मेरे पैसों पर? फजल ने उसे घूर कर देखा। अपना काम करो, हम कहीं नहीं जा रहे। वही तो कर रहा हूँ, आपका ख्याल रखना भी तो मेरे काम का हिस्सा है। वो मुस्कुराया और फिर रुकमा दिया। ओके, तो एक शर्त रखते हैं, अगर ये मीटिंग हमारे हक में हुई तो आप बिना किसी चूचा के मेरे साथ चलेंगी। फजल ने गहरी नजरों से उसे देखा। और अगर नाकामयाब हुई तो तुम अगले 10 दिनों के लिए अपने मुंह पर टेप लगा लोगे। उसका तपा हुआ अंदाज ऐसा था कि वो जोर से हंस दिया। मंजूर है, वो शौक नजरों से उसे देखते हुए बोला। चालाक फॉरनर। वो सर झटकते अपने काम की जानी मुतवज्जा हो गई। माहौल में फैला तनाव काफी हद तक कम हो चुका था। शाम के साए गहरे हो गए थे। दफ्तर की रोशनियां जल उठी थी। फाइलों और लैपटॉप की दुनिया में वक्त गुजरता गया। ठीक 7 बजे वली अपनी जगह से उठा। उसका अंदाज अब मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल था। बेगम, वक्त हो गया है। फजल ने सर उठाया, घड़ी देखी और एक लंबी सांस लेकर खड़ी हो गई। 8 बजे उनकी मीटिंग थी। एक थका देने वाले हैजान अंगेज दिन के बाद अब वो उस जंग के लिए निकल रहे थे जो मनार के लिए बहुत अहम थी। पूरा रास्ता खामोशी से कट गया और फिर वो मतलूबा जगह पहुंच गए। शीशे और क्रोम से बने फलक बॉस होटल की पुरतेज राहदारियों से गुजरते हुए फजल को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका सर किसी भी लम्हे फट पड़ेगा। 8 बजे की मीटिंग के लिए वो वक्त पर थे, मगर रात भर की बेआरामी और दिन भर की कठिन तैयारी ने उसके आसाब पर गहरा असर छोड़ा था। कनपट्टियों में उठती तीसें नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। एग्जीक्यूटिव मीटिंग रूम की खामोशी और ठंडक किस कदर सुकून बख्श थी, मगर एडल्ट मॉडल्स एजेंसी के नुमाइंदों का इंतजार उसके सब्र को मजीद आजमा रहा था। उसने अपना चश्मा उतारकर बेध्यानी से बालों में उड़ाया और फिर थकी हुई आंखों को आस्तीगी से मसलने लगी। आप ठीक हैं? साथ बैठे वली ने गहरे सुलझी हुई आवाज से खामोशी की तलस्म तोड़ा। फजल ने चौंक कर उसे देखा। सियाह पैंट पर सफेद ड्रेस शर्ट जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक थी और ऊपर पहने सियाह स्लीवलेस वेस्ट में वो अपने कत्थई बालों के साथ बेहद वजी लग रहा था। कलाई में चमकती घड़ी से उसे पेशवराना बना रही थी। उसके बरक्स मशरकी लिबास में मलबूस फजल की सादगी में भी एक वकार था। हाँ, बस सर दर्द है। उसकी आवाज़ थकी हुई थी। ये सुनना था कि वो बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। फजल ने उसे जाते हुए देखा और फिर गैर महसूस तरीके से अपनी कुर्सी को घसीटकर उसके थोड़ा मजीद फासला बना लिया। चंद ही लम्हों बाद वो वापस लौटा तो उसके हाथ में पेन किलर्स की एक डिब्बी थी। उसने अपनी निशी संभाली और फिर डिब्बी फजल की जानी बढ़ाई। जैसे ही फजल ने गोली हथेली पर उंडेली और पानी की बोतल उठाई, वली की निगाहें उनके दरमियान बढ़ जाने वाले फासले पर मरकूज हो गई। उसकी भवें हल्के से सिकुड़ी, मगर लबों पर एक ज़ेर लब मुस्कुराहट फैल गई। उसने फजल की चालाकी पर दिल खोल कर प्यार आया। फजल ने जैसे ही गोली मुंह में रखकर पानी का घूंट भरा, वली अचानक उसकी जानिब झुका। उसकी मजबूत हाथ ने फजल की कुर्सी की सीट को थामा और आहिस्ते से खींचकर अपनी कुर्सी के बिल्कुल करीब कर लिया। फजल ने हैरत से आंखें उठाकर उसे देखा। इस कुर्बत पर उसका दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया था। बेगम, करीब रहे। वली की आवाज़ किसी सरगोशी की मानिंद थी, पर उसमें हुक्म की सी काट थी। फजल जो पहले ही दबाव का शिकार थी, उसकी इस हरकत और लहजे की गर्मी पर एक पल को अपना सर दर्द भूल गई। उसने मजीद 2 घूंट पानी पिया और बोतल मेज पर रख दी। तभी वली का हाथ आगे बढ़ा और उसके बालों में लगे क्लेचर को आहिस्ते से खोल दिया। उसके घने रेशमी बाल एक आबशार की तरह उसके शानों पर बिखर गए। उसने झटके से वली को देखा। नजरें खूंखार थी। थोड़ी देर बाल खुले रखें, मुसलसल बंद रहने से भी सर दर्द होने लगता है। उसने ये कहते हुए कुर्सी से पुष्ट लगाई और निहायत नरमी से अपने उंगलियां उसके बालों में फेरने लगा। उसका लफ्ज़ पुरसुकून था। वो जो कल से एक मशीन की तरह काम कर रही थी, उसका दिमाग माऊफ हो चुका था। वो उस लम्हे में वली को इन हरकतों से कोई एहतजाज न कर सकी। रिलैक्स रहें, उसने बालों को सहलाते हुए दोबारा कहा। ये मीटिंग हमारे हक में होगी। उसके हाथों के लम्स में जितनी नरमी थी, लफ्जों में उतना ही एतमाद।
जब फजर से ये खामोश कुर्बत बर्दाश्त ना हुई तो वो मिलाकर बोल पड़ी, वली तुम मेरे बाल खराब कर रहे हो। उसकी आवाज़ में एक कमज़ोर सा एहसास था। वो उसकी बोसीदा से बहाने पर हंस दिया, आप मेरे खराब कर लें। उसका लहजा शरारत से भरपूर था। वो जिस तरह उसके बालों को सहला रहा था, उससे बाल खराब होना तो नामुमकिन थे। मुझे नहीं पसंद कोई मेरे बालों को छुए, उसने नजरें फेरते हुए कहा। खैर मैं कोई तो नहीं हूँ, शौहर हूँ आपका। उसके लहजे में हक और अपनायत का ऐसा गहरा रंग था, वो पल भर को लाजवाब हो गई। वो जानती थी कि वो सिर्फ उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था और मसला ये था कि वो कमबख्त बुरी तरह कामयाब हो रहा था। तुम्हारी हरकतें ऐसी नहीं हैं कि तुम्हें नोटिस दिया जाए, तुम सीधा टर्मिनेट होने के लिए लायक हो। उसके गुस्से पर वली दोबारा हंस दिया। उस बार उसकी हंसी में खनक थी। आज रात मेरे साथ डिनर कर लें, इसके बाद चाहे तो नौकरी से निकाल दीजिएगा, मैं उफ भी नहीं करूँगा। फजर ने एक गहरी सांस लेकर रुख मोड़कर उसके देखा। उसका शफाफ और उभरी हुई नसों वाला हाथ अब भी उसके बालों में ठहरा हुआ था। हम यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं, उसने लफ्ज़ चबा चबा कर कहे। मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है बेगम, उसने नरमी से उसे देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक ऐसी आलू ही चमक थी जो सीधा फजर के दिल में उतर रही थी। तुम नाकाबिले बर्दाश्त हो वली, उसने थककर हार मार ली थी। इस बात पर वो खुलकर हंस दिया। जो भी हो, जैसा भी हूँ, फजर मराज के लिए हूँ। उसने गहरे जज्बात से ये कहते हुए अपना हाथ हटाया और फिर सीधा हो बैठा। कमरे में एक भीगी हुई खामोशी थी जिसमें सिर्फ दो दिलों की धड़कने और वली के कहे अल्फाज की गूंज बाकी थी। चंद ही लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एटलस एजेंसी के कारिंदे अंदर दाखिल हुए और मीटिंग का बाकायदा आगाज हो गया। मगर अब फजर का सर दर्द जा चुका था। वो अपने अंदर गहरा सुकून महसूस कर रही थी। मिस फजर, आपको यहाँ देखकर हैरत हुई। मुझे लगा कि आप हमारा वक्त मज़ीद ज़ाया नहीं करना चाहेंगी, एयरटेल्स के CEO अरसलान ने कहा। उसकी आवाज़ में तंज था। फजर ने पुरसुकून नज़रों से उसे देखा और फिर गोया हुई। मिस्टर अरसलान, जब हक और सच्चाई की बात हो तो वक्त की कोई अहमियत नहीं होती। आप जानते हैं कि आपने हमारे साथ किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। वली ने मेज़ पर रखी फाइल उनकी जानिब खिसकाई। उस फाइल में तमाम कानूनी दस्तावेज, मुआहदे की कॉपियाँ और अदालती फैसलों के नकूल मौजूद थे। हमने इस मीटिंग का मुतालबा सिर्फ इसलिए किया था ताकि हम अदालत जाने से पहले आपको एक आखिरी मौका दे सकें, वली ने वाज़ेह किया। उनकी आवाज़ में मजबूत इरादा झलक रहा था। एडल्ट मॉडल्स की वकील, जो एक उम्र रसीदा मगर तजुर्बेकार खातून थी, ये सुनते ही बोल पड़ी। मिस फजर, आपके साथ जो भी हुआ उस पर हमें अफसोस है, लेकिन आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और ये एक संगीन मामला था। हमारे मुआहदे में वाज़ेह था कि अगर किसी भी फरीक के कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो दूसरा फरीक मुआहदा मनसूख कर सकता है। माफ़ कीजिएगा, मगर आपका ये दावा गलत है। मुआहदे में वाज़ेह था कि अगर किसी भी फरीक पर कानूनी कार्रवाई साबित हो जाती है, मेरे खिलाफ केस सेल्फ डिफेंस पर मबनी था और अदालत ने मुझे बरी कर दिया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया बल्कि अपनी जान बचाई थी। आप इस बुनियाद पर मुआहदा मनसूख नहीं कर सकते। वली ने फाइल में से अदालती फैसले की कॉपी निकाली और उसे मेज़ पर रख दिया। ये अदालत का फैसला है जो साबित करता है कि फजर मराज को बरी कर दिया गया है। लिहाजा आपका ये दावा बेबुनियाद है कि हमारी कंपनी पर कोई कानूनी कार्रवाई साबित हुई है। मिस्टर अरसलान के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां होने लगे। उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि फजर इतनी तैयारी के साथ आएगी। हमने आपकी नई मॉडल्स के लिए आधे से ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स तैयार कर लिए थे और इस पर हमारी कंपनी का बहुत ज़्यादा वक्त, मेहनत और सरमाया लगा है। आपके मुआहदे के खिलाफ वर्जी की वजह से हमें करोड़ों का नुकसान हुआ है, इसलिए हमने आप पर 25 करोड़ रुपए का हर्जाने का दावा दायर किया। दरअसल एडल्ट्स की नई मॉडल्स की लॉन्च के लिए इन्होंने मनार से कॉस्ट्यूम्स बनवाए थे। ये प्रोजेक्ट इसी सिलसिले में था जिस पर काफ़ी हद तक काम हो चुका था। 25 करोड़ बहुत ज़्यादा है, हम ये हर्जाना अदा नहीं कर सकते। वकील फौरन बोल उठी। मिस्टर अरसलान, ये सिर्फ हमारे मुआहदे नुकसान की बात नहीं है, बल्कि इस पर हमारे साख और ज़हनी अजियत भी शामिल है। हमने इस पर बहुत वक्त सर्व किया है और ये हमारा हक है। फजर का लहजा डोटोक था। एटलस मॉडल्स की वकील ने बीच बचाव की कोशिश की। देखें, हम समझते हैं कि ये एक मुश्किल सूरत हाल है। क्या हम किसी दरमियाने रास्ते पर बात कर सकते हैं? फजर ने वली की तरफ देखा, फिर उसने सर हिलाया। हम यहाँ हल निकालने ही आए हैं। हम अदालत में घसीटना नहीं चाहते, लेकिन हम अपना हक भी नहीं छोड़ते। ठीक है, हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, एटलस की वकील ने संजीदगी से कहा। तो फजर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई।
وہ اپنی گردن اونچی کیے اٹھی اور کانفرنس روم سے باہر نکل گئی۔ ولی اس کے پیچھے ہی اٹھا اور آدھے راستے میں ہی رک گیا۔ میں نے سنا ہے رئیس جویلرز کی لانچ آپ کی کمپنی کو ملی ہے، آپ کی ماڈلز پرفارم کر رہی ہیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ یس، مگر آپ کیسے جانتے ہیں؟ مسٹر ارسل کے چہرے پر الجھن ابھری۔ وہ زیر لب مسکرا دیا، فاتحانہ سے مسکراہٹ۔ میں ولی اورنگزیب ہوں، رئیس اورنگزیب کا بھانجا۔ آپ کو رئیس گروپ میں دیکھا تھا، یاد آیا تو سوچا پوچھ لوں۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا، اس کی مسکراہٹ بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا باہر نکل گیا، جبکہ مسٹر ارسلان نے بے سخت اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی۔ وہ کنفرم کر کے نہیں گیا تھا، وہ صاف صاف بتا کر گیا تھا ایٹلس گروپ کو ملا یہ پروجیکٹ کینسل ہو سکتا ہے، جو کہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ 15 منٹ میں میٹنگ دوبارہ شروع ہوئی۔ کافی بحث اور دلائل کے بعد ایٹلس ماڈلز نے یہ مان لیا تھا کہ معاہدے کی منسوخی ان کی غلطی تھی۔ کئی بار کے مذاکرات کے بعد بالآخر وہ 15 کروڑ روپے کے ہر جانے پر رضامند ہو گئے تھے، تاکہ معاملہ عدالت سے باہر ہی حل ہو جائے۔ معاہدے کے نئے نکات طے کیے گئے۔ ایٹلس ماڈلز 15 کروڑ روپے کی رقم 2 ہفتوں کے اندر ادا کریں گے۔ منار فیشن یہ کیس واپس لے لے گی۔ دونوں کمپنیاں مستقبل میں کسی بھی قسم کے تنازعات سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھے گی۔ دونوں فریقوں نے کانٹریکٹ کے نئے کاغذات پر دستخط کیے۔ فضل کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی، جبکہ ارسلان کے چہرے پر شکست اور راحت کا ملا جلا تاثر تھا۔ میٹنگ کے اختتام پر مسٹر ارسلان نے ولی سے ہاتھ ملایا۔ ولی نے مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر ارسلان، مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ یہاں ختم ہو گیا ہوگا اور ہم سب آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ مسٹر ارسلان نے بے دلی سے ہاتھ ملایا، مجھے بھی یہی امید ہے۔ ولی نے فائل اٹھائی۔ فضل نے اپنا قیمتی بیگ اپنے کندھے پر لٹکایا اور پھر وہ دونوں ان 2 تجربہ کار لوگوں کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ میٹنگ منار کے حق میں ہونے کے بعد وہ اسے ایک عالیشان ریسٹورانٹ میں لایا تھا۔ بکنگ پہلے ہی کروا رکھی تھی، شاید وہ جانتا تھا کہ یہ میٹنگ ہر حال میں ہی ان کے حق میں ہوگی۔ ایک خوبصورت فلور پر ان کا ٹیبل بک تھا۔ وہ فجر کو 10 منٹ کے انتظار کرنے کا کہہ کر گیا تھا، مگر 20 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ فجر اپنا بیگ وہیں رکھ کر راہداری کی جانب بڑھی۔ وہ جب عشاء کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو فجر اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ ایک لمحے کو اس کے ماتھے پر شکن ابھری، مگر پھر اس کی نظریں راہداری کے سرے پر کھڑی فجر پر پڑی۔ وہ بلوری دیوار کے پاس کھڑی باہر شہر کے جگمگاتے روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال پھر سے ایک نفیس جوڑے میں قید تھے، بس 2 آزاد لٹیں اس کے حسین چہرے کے گرد حالا کیے ہوئے تھی۔ اسے دیکھ کر ولی کے لبوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے جانب بڑھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی دور تھا کہ ایک انجانا آواز نے اس کے قدموں کو وہیں روک دیا۔ ہائے! ایک خوبصورت اور جدید لباس میں ملبوس لڑکی پرجوش انداز میں فجر کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ فجر مراز ہیں؟ دی فجر مراز؟ اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے ایک ساتھ رقص کر رہی تھی۔ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ آپ کے ڈیزائنز، آپ کی باتیں، آپ کی بہادری، آپ کے بولڈنیس، سب کچھ کمال ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ اس کا ہر لفظ سچی عقیدت کا آئینہ دار تھا۔ آس پاس کے گزرتے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے ایک لمحے کو ٹھہرتے اور پھر آگے بڑھ جاتے۔ فجر کے تھکے ہوئے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شکریہ۔ کیا آپ میرے لیے ایک برائڈل ڈریس ڈیزائن کر سکتی ہیں؟ لڑکی نے امید بھرے نظروں سے پوچھا۔ میں جانتی ہوں آپ برائڈل ڈریس نہیں بناتی، لیکن پلیز میری بہت خواہش ہے، میری جلدی شادی ہونے والی ہے۔ کیا آپ ایم سوری، مگر میں برائڈل ڈریس نہیں بناتی۔ فضل نے نرمی مگر مضبوطی سے انکار کیا۔ منار میں عروسی ملبوسات کا ایک پورا سیکشن تھا، مگر وہ خود صرف اپنے سگنیچر کاسٹیومز ڈیزائن کرتی تھی۔ اس سیکشن میں فجر کا ڈیزائن کیا ہوا کبھی کوئی برائڈل ڈریس آیا ہی نہیں تھا۔ پلیز 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 میرے لیے۔ لڑکی نے بے اختیار آگے بڑھ کر فجر کے ہاتھ تھام لیے۔ فجر نے نفاست سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ اسے یہ اصرار اب ناگوار گزرنے لگا تھا۔ بتایا نا، میں برائڈل ڈریس ڈیزائن نہیں کرتی۔ وہ انٹروورٹ تھی، اجنبی لوگوں سے اس قدر بے تکلفی برداشت نہیں کرتی تھی، جبکہ ولی کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی مزید کچھ کہتی، ایک تیز اور گرجدار آواز فضا میں گونجی، وردہ، کیا کر رہی ہو تم؟ ایک ادھیڑ عمر اسٹائلش خاتون تیز تیز قدم اٹھاتی ان کی جانب آئی اور اپنی بیٹی کو گھورنے لگی۔ ان کی نظروں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ فجر کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی ناپاک شے ہو، جیسے وہ ملعون ہو۔ ماما دیکھیں، یہ فجر مراز ہیں۔ او گاڈ، آپ انہیں جانتی ہیں نا؟ میں ان کی فین ہوں۔
प्लीज इनसे कहे ना कि मेरा ब्राइडल ड्रेस डिजाइन करते हैं। वर्दा अपनी माँ की तरफ बढ़ती, मगर अगले ही लम्हे उसकी माँ के मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने जैसे पूरे रेस्टोरेंट की फिजा में जहर घोल दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इस कातिल के हाथों का बना जोड़ा पहनोगी, इसके हाथ खून से रंगे हैं। ये सुनना था कि फजल का चेहरा लम्हों में सफेद पड़ गया, उसके कानों में साए साए होने लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि अपनी इज्जत और जान बचाने की कोशिश में जो उससे कत्ल हुआ था और जिस मुकदमे से वो बाइज्जत बरी हुई थी, वो मुआशरे की नजरों में इतना बड़ा जुर्म था। अगर वो उस दिन अपना दिफा ना करती तो आज जिंदा ना होती, मगर इस हकीकत को कौन तस्लीम करता? कातिल तो कातिल ही रहता है। अगर खूनी के हाथों का बना हुआ लहंगा पहनोगी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का खून हो जाएगा। ये कातिल है, कातिल। वली आगे बढ़ा। एक्सक्यूज मी। फजल का जवाब दे गया था और उसका लहजा बर्फ की तरह सर्द था, लेकिन वो औरत रुकने वाली नहीं थी। वो एक कदम आगे बढ़ी, उसकी आंखों में हकारत थी। नो, यू एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी से दूर रहो, खूनी औरत। उसने नफरत से चीख कर फजल को पूरी कुव्वत से धक्का दिया। फजल इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो लड़खड़ा गई, मगर इससे पहले कि वो पीछे गिरती, वो मजबूत बाजू के एक फौलादी हल्के ने उसे थाम लिया। उसकी पुश्त एक चौड़े सीने से टकराई। उसने नजरें उठाई तो सामने वली खड़ा था। उसकी हैजल आंखों में इस लम्हे जो अजियत और टूट फूट की परछाई उभरी। उन्होंने वली के अंदर जैसे आतिश फिजा धक्का दिया। उसने निहायत नरमी से फजल को अपने पीछे खड़ा किया और एक कदम आगे बढ़ा। उसका पूरा वजूद तनाव से अकड़ गया था। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? उसका लहजा इस कदर सर्द और गहरा था कि आसपास के खड़े लोगों के जिस्म में भी सनसनी दौड़ गई। उसका लहजा अब वाज़ेह हो रहा था। हाथ कैसे लगाया? उसकी आवाज़ इतनी बुलंद और कर्जदार थी कि रेस्टोरेंट का अमला, बाकी मेहमान भी ठिठक कर उनकी जाने मुतवज्जो हो गए। वो औरत जो चंद लम्हे पहले शेरनी बन रही थी, वली के तेवर देखकर हवास भागता हो गई। शिद्दत पसंद लोग अक्सर नताइज का परवाह किए बगैर कदम उठाते हैं और अब उसे नताइज को भुगतना था। कोई इशू है तो मुझसे बात करें। वली ने अपनी बंद मुट्ठी को बेदर्दी से भींचा। उसकी गर्दन और बाजू की रगें गुस्से से उभर आई थी। मैं इसका वली हूँ, मुझसे बात करें। इस तक पहुँचने की इजाजत तुम्हें किसने दी? वो औरतों पर हाथ नहीं उठाता था, मगर उसकी सुर्ख होती आंखें उसके अंदर लगी आग का पता दे रही थी। सर प्लीज बताएं क्या हुआ? मैनेजर भागता हुआ उन तक पहुंचा। वो किसी भी किस्म की तमाशे से बचना चाहता था। जानते हो मैं कौन हूँ? वली ने मैनेजर की तरफ देखे बगैर उस औरत को घूरा। मैं एक स्कॉटिश शहरी हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई एक स्कॉटिश की बीवी को हाथ लगाने की? अगले ही लम्हे उसने फोन निकालते हुए पुलिस का नंबर मिलाया। जबकि ये सुनकर वर्दा बुरी तरह डर गई, जबकि उसकी माँ के भी छक्के छूट गए थे। फजल साकित खड़ी थी, उसकी नजरें सिर्फ वली पर जमी थी। सिक्योरिटी गार्ड पहुंच चुके थे और उस औरत और उसकी बेटी को वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ये कहीं नहीं जाएंगी, वो दहाड़ा। आप लोग खुद पुलिस को बुलाएं, वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। अब तो उस औरत का हलक कांटा हो गया। उसने रहम तलब नजरों से फजल की तरफ देखा, मगर फजल तो जैसे पत्थर की हो चुकी थी। उसकी नजरें वली पर जमी थी, जबकि आंखें के सामने माजी का मंजर घूम गया। एक वक्त था जब वो गर्देजी टेक्सटाइल के गार्ड्स ने उसे धक्के देकर बाहर निकाला था और अरसल, जिससे वो मोहब्बत करती थी, बेहिसी से खड़ा तमाशा देखता रहा था। और आज एक वली था जो एक अजनबी औरत के महज हाथ लगाने पर आग बगोला हो गया था। हजूम बढ़ता जा रहा था। वली अकेले ही पूरे रेस्टोरेंट की इंतजामिया को लाइन हाजिर कर दिया था। अगर पुलिस आ जाती तो एक गैर मुल्की के साथ एक 7 स्टार होटल में ऐसा सलूक, ये एक बैन आला इकवामी खबर बन सकती थी। वर्दा का भाई जो आसपास ही था वो भी पहुंच गया था। तभी फजल जैसे किसी गहरे ख्वाब से जागी। उसके गले में जैसे कांटे उग आए थे, हलक में कुछ फंस गया था। वो बेजान कदमों से आगे बढ़ी। वो मामला रफा दफा करना चाहती थी। वली, उसने लरसते हाथ से उसके कंधे पर छुआ। वली ने झटके से पलटकर उसे देखा। फजल को देखते ही उसकी आंखों के शोले जैसे बुझ गए थे। उसके चेहरे पर मौजूद सारा गुस्सा एक लम्हे में फिक्र और नरमी में बदल गया। आर यू ओके? उसने अपने दोनों हाथों के प्याले में फजल का सफेद पड़ता चेहरा थामा और निहायत मोहब्बत से उसके रुखसारों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए पूछा। उसके अंदाज में इस कदर नरमी थी कि फजल ने बस अस्बात में सर हिलाया। ना जाने क्यों उसका दिल चाह रहा था कि वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोए। आंखों में आई नमी को बार बार पलक झपक कर पीछे धकेल रही थी। कौन दुनिया, कौन 4 लोग, बाहर में जाए सब। वो वली औरंगजेब था जो पूरी कायनात के सामने अपनी बीवी को ऑन कर रहा था। प्लीज चलो यहाँ से। फजल की आवाज घुटी घुटी निकली। ऐसे नहीं,
वली ने नरमी से अपनी उंगली उसके लबों पर रखी और फिर उसे अपने पीछे करते हुए वो वापस उस औरत और मैनेजर की तरफ पलटा और दू एक बार फिर पश मंजर में चली गई और उसकी स्कॉटिश लहजे वाली अंग्रेजी पूरे हॉल में गूंज रही थी। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। रईस औरंगजेब का भांजा होना एक बहुत बड़ा हथियार था। वो जानता था कि ये होटल 1 मिनट में बंद हो सकता था। ये होटल अभी सील करवा सकता हूँ अगर इस औरत ने मेरी बीवी से माफी नहीं मांगी। उसने होटल मैनेजर को वार्न किया। मैनेजर ने बात टालना चाहिए। मैं आपके होटल पर हत्या की इज्जत का दावा कर रहा हूँ। आपके होटल में मेरी बीवी की तजलील की गई है, उसे हाथ लगाया गया है। कैसे? मैं इसका वली हूँ, मुझसे बात की जाती, उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? फजल की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला रहा था, जबकि वो खुद बुत बनी खड़ी थी। 20 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थी। वली ने धमकी दी थी कि वो मीडिया को बुलाएगा कि पाकिस्तान के एक नामवर होटल में उसकी और उसकी बीवी के साथ क्या सलूक किया गया, जबकि वो औरत अब बाकायदा कांप रही थी। ये औरत जब तक मेरी बीवी से माफी नहीं मांगेगी ये कहीं नहीं जा सकती और ना ही मैं जाने दूंगा। हॉल में एक भीगी हुई तनावज़दा खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ वली की गुस्सेली आवाज़, पुलिस की आमद का शोर और धड़कते हुए दिलों की आवाज़ बाकी थी। फजर का सर का दर्द तो कब का जा चुका था, मगर अब उसका पूरा वजूद वली के इस शदीद बेपनाह और मुहाफिज रूप को देखकर जम सा गया था। उसने आज जाना था कि वली होने का मतलब क्या होता है। वो बस उसे देखे जा रही थी। पुलिस की आमद ने मामले को वो संगीनी बख्श दी थी, जिससे होटल की इंतजामिया सबसे ज्यादा खौफजदा थी। आने वाले ऑफिसर्स में से चंद एक जो रईस के वफादार थे वो वली को पहचानते थे। वो उसे रईस औरंगजेब के साथ कई तकरीबात में देख चुके थे, जबकि फजर मराज का चेहरा फैशन की दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। लम्हों में ये एक आम झगड़े से कहीं बढ़कर एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। वली का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था, मगर उसके लहजे में एक ठहराव आ गया था, एक ऐसी सर्द और अटल जिद जो किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक थी। वो एक ही बात बार बार दोहरा रहा था। उसकी आवाज में एक ऐसी काट थी जो सीधा दिल में उतरती थी। मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया गया? मैं उसका वली हूँ। अगर कोई मसला था तो मुझसे बात की जाती। उसका हर लफ्ज उस औरत के लिए एक ताजियाना था। पुलिस इंतजामिया और वहाँ मौजूद हर शख्स पर यह वाज़ेह हो चुका था कि ये शख्स पीछे हटने वाला नहीं था। बिलाखिर अपनी बेटी के मुस्तकबिल और अपनी इज्जत को दाव पर लगा देखकर वो औरत टूटी। उसे पुलिस के हिसार में फजर के सामने लाया गया। उसके चेहरे पर अब वो तकब्बुर नहीं था, बल्कि खौफ और परेशानी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने रवैये और अपनी शिद्दत पसंदी के लिए माजरत ख्वाह हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करें। मेरी बेटी की शादी है। मैं नहीं चाहती कि हमारे खिलाफ कोई खबर बने। उसकी आवाज़ में आजिज़ी थी, मगर फजर को उसमें खलूस से ज़्यादा अपनी ज़ात को बचाने की फिक्र महसूस हुई। उसके दिल को कुछ हुआ। अपनी बेटी की इतनी परवाह थी तो क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? यह ख्याल बिजली बनकर उसके जहन में गूंजा, मगर उसने अपने जज्बात को चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने बस सर्द महरी में सर हिला दिया। वो बहस करने या ताने देने के मूड में नहीं थी। और दूसरे से क्या गिला? यह हादसा उस हादसे से बड़ा नहीं था जिसमें उसके अपने माँ बाप ने उसे जहर देकर मारना चाहा था। उसके सर हिलाने के चंद मिनट बाद ही रईस औरंगजेब के एक फोन कॉल पर होटल को हिफाजती और इंतजामी कोताही के सबब पूरे एक दिन के लिए सील कर दिया गया। होटल मैनेजमेंट की हालत बिगड़ चुकी थी। ये उनके लिए भयानक ख्वाब था। वली ने होटल से निकलने से पहले इंतजामिया को मुखातिब किया। उसका लहजा अब भी सख्त था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, मगर ये उन तमाम होटल्स और पब्लिक प्रोसीजर्स के लिए एक वार्निंग है। अपने दरवाजे पर लिख कर लगा लें कि जाहिल लोगों का दाखिला मना है। जिस जगह पर लोगों की इज्जत नफ्स महफूज ना हो उसे बंद ही हो जाना चाहिए। एक तो वो स्कॉटिश शहरी था, ऊपर से रईस औरंगजेब का भांजा। उसने आज अपने स्कॉटिश होने और रईस की हैसियत का वो फायदा उठाया था जो शायद रईस ने खुद भी कभी ना उठाया हो। मगर वली के नज़दीक ये ज़रूरी था। ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों का दाखिला ममनू ही होना ही चाहिए जो अपनी ज़बान और हाथों से दूसरों को तकलीफ पहुंचाना अपना हक समझते हैं। फिर वो पलटा और फजर का हाथ मजबूती से थामकर मेज़ की जानिब बढ़ा। वहाँ रखा उसका बैग उठाया और फिर बाहर की जानिब चल पड़ा। लोग समंदर की लहरों की तरह उनके लिए रास्ते बना रहे थे। हर नज़र उन पर मरकूज थी। चंद मोबाइल फोन्स की लाइट्स भी उन पर पड़ी। यकीनन किसी ने ये मंजर भी कैद कर लिया था। गाड़ियों से भरी पार्किंग की खामोशी में पहुंचकर फजर को जैसे होश आया, उसने एक झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। क्या जरूरत थी इतना बड़ा तमाशा करने की? उसकी आवाज़ गुस्से से कपकपा रही थी।
क्या समझते हो तुम खुद को? उसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। जो कुछ भी हुआ था वो उसके लिए नाकाबिले यकीन था। वली ने एक गहरी सांस लेकर उसे देखा। वो उसके अंदर चले तूफान से वाकिफ था। वो जानता था कि ये गुस्सा उस पर नहीं, उस बेबसी पर था जो उसने महसूस की थी। वो खामोश रहा, उसे अपनी नरम गहरी नजरों से देखता रहा। वो चाहता था कि उसके अंदर जो कुछ भी है वो सब कह दे, कुछ भी अंदर न रखे। मगर फजर जिद कर रही थी उसकी खामोश पर। वो मजीद तब गई। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम कोई ग्रीन फ्लैग बन जाओगे? ये कहते हुए उसकी आंखों के किनारे पर एक मोती चमका। तमाम दर्द जब्त के बावजूद पलकें नम हो गई थी। उससे पहले कि वो आंसू उसके गाल पर बहता और उसके जब्त की तौहीन करता। वली से बर्दाश्त न हुआ। वो एक कदम आगे बढ़ा। वो उसके करीब आया, ऐन करीब, पूरे इस्तेहाक से। फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपनी शहादत की उंगली से निहायत नरमी से उसकी पलकों पर ठहरे उस आंसू को चुन लिया। बस एक बार फिर साकित हो गई। उसके लम्स में ऐसी शिद्दत थी कि उसका दिल धड़कना भूल गया। बेगम, वली की गहरी सरगोशी जैसी आवाज उठी। मैं ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन फॉरेस्ट हूँ। फजर ने सांस रोके उसे देखा। उसकी हैजल आंखों में नमी की एक तह थी। पर मसला ये है, वो धीरे से मुस्कुराया, कभी कभी इस फॉरेस्ट में आग लग जाती है। एक मुकम्मल डिफॉल्ट पीस उसके सामने खड़ा था। एक 7 स्टार होटल को एक दिन के लिए बंद करवाया आया था और अब कितने सुकून से उसकी आंखें चुन रहा था। क्या था ये शख्स? आखिर तुम हो कौन? बेसाख्ता ये सवाल उसके लबों से फिसला। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। सिर्फ तुम्हारा वली, उसने पूरे हक से जवाब दिया। यानी वो सब कुछ था और मेरा होते हुए कोई तुम्हें बुरी नजर से देख भी नहीं सकता। ये कहकर उसने दोबारा फजर का हाथ थामा और उसे गाड़ी तक लाया। दरवाजा खोलकर उसे अंदर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। चंद लम्हों बाद उनकी गाड़ी होटल की पार्किंग से बाहर निकल रही थी। रेस्टोरेंट से निकलती हुई भीड़ से गुजरते हुए फजर उन लड़कियों की सरगोशियां नहीं सुन पाई थी जो उन्हें देखते हुए कह रही थी, ऐसे स्कॉटिश शोहर तो सभी लड़कियां डिजर्व करती हैं। गाड़ी बाहर निकलते ही फजर ने रुख फेर लिया। उसका दिल अब भी बेतरतीब धड़क रहा था, मगर उस धड़कन में अब बेबसी और अजियत ही नहीं बल्कि एक अनोखी अनजानी सी हिफाजत का एहसास घुल रहा था, जबकि गले में एक फंदा लग चुका था। सफर का हर लम्हा एक गहरी भारी सकूत में डूबा हुआ था। गाड़ी के अंदर की खामोशी बाहर की रात के शोर से ज्यादा गहरी थी। वली ने म्यूजिक ऑन करने का सोचा, फिर इरादा तर्क कर दिया। ये खामोशी जरूरी थी। ये उस तूफान के बाद वो ठहराव था जो अपने अंदर कई अनकहे सवाल और जवाब समेटते हुए है। फजर खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर उसकी नजरें किसी मंजर पर नहीं, अपने अंदर के खालीपन में भटक रही थी। फिर गाड़ी एक बुलंदो बाला जदीद तर्ज की इमारत के सामने रुकी, जिसकी रोशनियां रात के अंधेरे को काट रही थी। फजर जैसे किसी ट्रांस से निकली। उसने सर उठाकर देखा। ये इलाका उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। वो कहाँ आ गए थे? उसने रुख मोड़कर सवालिया नजरों से वली को देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न हैरत, बस एक सपाट सी बेयकीनी थी। ये बिग बी का पेंट हाउस है, हमारा डिनर अधूरा है। उसने फजर को देखा जो अब भी उसे बेयकीनी से घूर रही थी। वो जानता था कि इस औरत का भरोसा जीतना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन कामों में से एक काम था। मैं आपका वली हूँ, आप मुझ पर इतना तो भरोसा कर सकती हैं ना? इस बार उसके लहजे में जिद या हक नहीं, एक नरम सी उम्मीद थी, एक इल्तिजा थी जो उसकी गहरी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और फजर की जानिब आकर उसके लिए दरवाजा खोला। डिनर का शर्फ बक्स दे बेगम। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वही मानूस अंदाज। उसके दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश ने सर उठाया। कभी तो वो उसका हाथ थामकर बाहर निकलेगी, कभी तो। फजर ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को किसी बड़ी आजमाइश के लिए तैयार कर रही हो। फिर किसी रोबोट की तरह बगैर कोई तासुर दिए गाड़ी से बाहर निकल आई। वो उसे उस वक्त एक चलता फिरता पत्थर लग रही थी। अजियत जब हद से बढ़ जाते हैं तो इंसान उसे बेहिसी के खोल में छुपा लेता है, और फजर ने ये फन सीख लिया था। वो उस शख्स के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती थी। वली के लबों पर एक हल्की सी उदास मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने गाड़ी लॉक की और आगे बढ़ा। फजर उसके पीछे थी। जल्द ही वो दोनों एक शानदार खामोश लिफ्ट में खड़े थे। बिग बी आज शहर से बाहर हैं और उनके अलावा सिर्फ मैं यहाँ आ सकता हूँ। वो लिफ्ट में आईने में उसके सपाट चेहरे को देखते हुए उसे आगाह कर रहा था। फजर खामोश खड़ी थी, जैसे उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लिफ्ट मतलूबा मंजिल पर पहुंची और दरवाजे किसी शाही इस्तकबाल की तरह खुल गए। वली ने डिजिटल लॉक पर चंद हिंसे दबाए। एक धीमी सी क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। उसने अंदर दाखिल होकर बत्तियां जला दी। मुझे दे दे। उसने एक आगे बढ़ के फजर के हाथ से उसका पर्स लिया और एक
कंसोल पर रख दिया। अंदर दाखिल होते ही फजर के कदम एक लम्हे को ठिठके। ये एक नाकाबिले यकीन हद तक शानदार पेंट हाउस था। फर्श से छत तक फैली शीशे की दीवार के एक तरफ रोशनियों में नहाया हुआ पूरा शहर एक दमकते हुए कालीन की तरह बिछा हुआ था, जबकि दूसरी जानिब की शीशे की दीवार के पार एक पुरसुकून नीलगो स्विमिंग पूल रात की चांदनी में चमक रहा था। हर चीज में नफासत और ज़ौक़ की बुलंद थी। वो बेइख्तियार शहर की जानिब वाले ग्लास वॉल की तरफ बढ़ी। यहाँ से रोशनियों का ये समंदर सहर अंगेज लग रहा था। वो दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसके अंदर का सन्नाटा बाहर के शहर के शोर पर हावी था। उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वली किचन से पानी का गिलास लाया और फिर उसे थमाया, फिर खामोशी से पलट गया। कुछ देर किचन से बर्तनों की खटपट की आवाज़ आती रही, और जब वो बाहर दोबारा निकला तो उसके कदम सीधे फजर की जानिब उठे। फजर यूं ही खड़ी थी, एक सांस लेते हुए मोरत की तरह। चेहरा तासुरात से मुकम्मल तौर पर आरी था। वली ने चंद लम्हे उसे देखा। वो उसे इस बेहिसी के खोल में मजीद नहीं देख सकता था। उसने आगे बढ़कर उसके सामने अपना हाथ फैलाया। मैं आई। फजर ने चौंक कर उसे देखा। उसकी नजरें उलझी हुई थी। वो उससे किस बात की इजाजत मांग रहा था। वली ने धीरे से उसके हाथ से पानी का गिलास पकड़ा और फिर करीब रखे मेज पर रख दिया। फिर वो दोबारा उसकी तरफ मुड़ा। वो अपनी सिया वेस्ट उतार चुका था। सफेद ड्रेस शर्ट की स्लीवटें उसकी मजबूत जिस्म पर जच रही थी। फजर अभी तक उसे देख रही थी। फिर जो हुआ वो नाकाबिले यकीन था। उसने एकदम आगे बढ़ा और जरा सा झुकते हुए फजर को नहायत नरमी और एहतियात से अपने बाजू के हिसार में ले लिया, बिल्कुल किसी कीमती मता की तरह। ये इतना अचानक हुआ था कि फजर साकित रह गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। कई लम्हे तो उसके दिमाग को ये समझने में लग गए थे कि वाकई ऐसा हुआ है। वली की गुर्बत की तपिश में उसका वो मसनूई बर्फ जैसा हौल देखते चटकने लगा। आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। उसकी सरगोशी फजर के बालों में जज्ब हो गई थी। वो जानता था ये औरत अंदर से रेजा रेजा थी। हाँ, झुकती नहीं थी वो अलग बात थी। रोजाना सोशल मीडिया लोगों की नजरों में, सरगोशियों में उसे कातिल कहा और माना जाता था। आज का वाकया उस जख्म पर नमक था। उसके नरम अल्फाज और उसके वजूद की गुर्बत में फजर का जब टूट गया। वो नौहक वाली लड़की थी और उस लम्हे भी उसके बाजू बेजान से पहलू में गिरे रहे थे। वो तो अभी तक सकते में थी और फिर उसने हैसल आंखों में नमी उभरी। दो मोटे मोटे आंसू टूटकर वली के कंधों में जख्म हो गए। यही तो वो चाहता था कि वो रो ले, अपने अंदर का जहर बाहर निकाल दे। दिल के दरवाजे भी ऊंचे थे, दीवारों पर कांच भी लगाया था। अंधेरा कब्र से ज्यादा रखा था। फिर भी पता नहीं वो शख्स मोहब्बत करने किस रास्ते से आ रहा था। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए जब फजर को वली के दिल की धड़कन के साथ साथ अपने दिल की धड़कने की आवाज भी सुनाई दी, तो वो जैसे होश में आई। नौहक वाली लड़की ने एकदम से तड़प कर उसके हिसार से निकलना चाहा, मगर गिरफ्त मजबूत थी। छोड़ो मुझे। वो अब खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर बेसूद। तंग ना करे, वो बड़बड़ाया। ये लम्हात और एहसासात ऐसे थे कि वो उन्हें जीने के लिए खुद को भी बेच सकता था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी वली, छोड़ो मुझे। वो अब पूरी तरह होश में की दुनिया में लौट रही थी और इसका पहला सबूत यही एहतजाज था। जान तो आप पहले ही ले चुकी हैं। वो ढीठ बना रहा। उसकी गिरफ्त जरा भी ढीली ना पड़ी। तुम इस हरकत पर जेल जाओगे, उसने गुर्राते हुए कहा। वो ज़ेरे लब हंस दिया, मगर उसे छोड़ा नहीं। अगर पाकिस्तान में एक शोहर को अपनी बीवी को गले लगाने के जुर्म में जेल होती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। इस डिफॉल्ट पीस ने फजर के गिर छाए हुए जमूद को पाश पाश कर दिया था। फजर ने मज़ाहमत तर्क कर दी। उसका हिसार वाकई मजबूत था। उसने अपनी नम आंखें झपकी। वो उसके सामने मजीद कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। क्यों कर रहे हो ये सब? उसकी आवाज़ बमुश्किल सरगोशी जैसी थी। ये तुम्हारा काम नहीं है। मेरा काम क्या है और क्या नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं कर सकता हूँ। उसने गिरफ्त मजीद तंग की, जैसे वो उसका कीमती सरमाया हो। और जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो जान ले कि जब कोई आपका वली होता है तो वो सिर्फ नाम का नहीं होता, वो आपका रूह का मुहाफिज भी होता है, आपके दुखों का पहरेदार भी। मैंने होटल में जो किया वो अपनी हैसियत का फ़ायदा उठाना नहीं था, वो एक वली का फ़र्ज था। मैंने आपको यहाँ लाने के लिए जो ज़रूरत की वो आपको तकलीफ देना नहीं था, वो आपके जख्मों पर मरहम रखने की एक कोशिश थी। उसकी हर बात, हर लफ्ज़ फजर के दिल पर दस्तक दे रहा था और वो सुनना नहीं चाहती थी। वो किसी भी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी। क्या था ये शख्स? रईस औरंगजेब जैसे शख्स से टक्कर लेने वाली और उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाली फजर मराज।
उस शख्स से कैसे जीत पाएगी? उस शख्स के सामने तो फजर के सारे ड्रामे फेल थे। वो उसका सेफ हेवन बनता जा रहा था। कुछ देर मजीद खामोशी छाई रही और फिर फजर की सर्द आवाज़ उभरी, मैं तुम्हें आज ही टर्मिनेट कर दूंगी। तुम कभी दोबारा मनार में दाखिल नहीं हो सकोगे और न ही मेरी शक्ल देख पाओगे। हाँ, ये धमकी काम कर गई। वली ने आस्तिकी से उसे छोड़ा और एक कदम पीछे हट गया। फिर उसने सीने पर बाजू बांधकर खपकी भरी निगाहों से उसे देखा, जो वाकई ऐसा करने की सलाहियत रखती थी। सीरियसली? इस वक्त ये बात करते हुए आप जहर लग रही हैं। उसके लहजे में हकीकी खपकी थी। तो खाकर मर जाओ, वो तड़क कर बोली और रुख मोड़कर शीशे की दीवार से बाहर देखने लगी। उसका दिल अभी तक बेतरतीब धड़क रहा था। मैं नहीं चाहता कि आप फिर से बेवा बनी घूमें, वो तब कर कहता हुआ किचन की जाने बढ़ गया, जबकि फजर का सारा गुस्सा जैसे उठ आया था। वली ने उस पर छाए दर्द और बेबसी के खोल को लम्हे में तोड़ फोड़ कर रख दिया था। वो अब अपना लाल बब्बू का चेहरा लिए उसे जाते देख रही थी। बेशरम फॉरनर, उसे जाते देखकर ज़ेरेला बड़बड़ाई, मगर उसकी दिल की धड़कन में अब बेबसी नहीं थी, एक अजीब सी हलचल थी, एक ऐसी हलचल जो जिंदगी की अलामत थी। अगली किस्त 15 दिन बाद इंशाल्लाह जारी है। तो ये हो गया हमारा 17th एपिसोड कंप्लीट, और इसमें वली ही वली था और उसकी बेगम थी। तो वाकई ये एपिसोड बहुत अच्छा था, हर एपिसोड की तरह, लेकिन हाँ, इसमें रोम कॉम भी था तो ज़्यादा अच्छा लगा ये एपिसोड। तो इसमें एक और बात का पता चला है कि फजर की मामा ही फलक की फूफी हैं, जिन्होंने लव मैरिज की थी और जिन्हें ख़ानदान से बेदखल कर दिया गया था। तो इस रिश्ते से फलक और फजर तो कज़न्स हुई, लेकिन वली और फजर खाला भांजे हो गए। तो रिश्ते और ज़्यादा उलझ गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी एक रिलेशन समझ नहीं आ रहा है कि आलमगीर में और रईस की फैमिली में क्या रिलेशन था। तो ये अभी मालूम नहीं हुआ है, देखते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।